बुजुर्ग बाबे जो हैं वो ट्रैक पे भाग रहे होते हैं, क्यों भाग रहे होते हैं? क्योंकि उनको डॉक्टर ने अब बता दिया होता है। तो अब वो जिंदा रहने की जो जरूरत है ना, उसने भगाया है। अबे यार इसके पास पहले ही हार्ले है, मतलब कम ऑन, वो यूएस में रहता है, मतलब मेमन कम्युनिटी से है, मतलब ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और किसकी बात कर रहा है यार तू? किसी हमारे जैसे बंदे को दिखा। ऐसी जगह में क्लिक हुआ पढ़ाने में कि मेरे सामने कोई कंपटीशन था ही नहीं, कुछ भी नहीं, यानी बस मैं और ये पूरा शहर, दैट्स इट। क्या हमारे यहाँ ओल्ड एज हाउस नहीं होते? क्या हमारे यहाँ माँ बाप के साथ क्या ज़रूरी है कि अच्छा ही ट्रीटमेंट होता है? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, हर जगह ऐसा। तो ऐसा वहाँ भी है। मैंने उनको भी इस तरह देखा, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये कहना कि यार आजकल मोबाइल छीनते हैं, आजकल नहीं छीन रहे, हमेशा से छीनते हैं मोबाइल, और फायरिंग वहाँ आजकल नहीं हो रही, हमेशा से हो रही है। लेकिन हाँ, मोबाइल छीनने का उधर कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर मोबाइल छीनने का। तो दोनों जगह की अपनी अपनी बुराई है। वो स्मार्टनेस ना, वो और स्मार्ट हो गया, उन्होंने ईमेल के अंदर उसको चेंज करके भेज दिया। तो ये चीज़ें हैं, लोग नहीं देखते, इसमें ना ड्यू डिलिजेंस की कमी है। और इसमें है ना कि एक ऐसा टाइम भी होता है कि जिसमें बड़ा मसला होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ प्रॉपर्टी लेते हुए, क्योंकि मैं यूएस में ही प्रॉपर्टीज बाय करता हूँ, तो मुझे पता है कि प्रॉपर्टी जब वहाँ बाय कर रहे होते हैं ना, तो एक आखिरी दिन होता है जिसको कहते हैं क्लोजिंग। सही है। जिसमें बिल्कुल फाइनल होता है कि अब सब कुछ होगा, सही है ना। उस रात फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। बहुत लोग बोलते थे, मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे, तो क्या हुआ, भाई को बोलते थे कि यार ये वीडियो क्यों बना रहा है? अव्वल तो यार ये मेरा पेज है, मेरी मर्जी, सीधी बात। मैं ये सोचता हूँ कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो ना, और उस टाइम आप उसको छोड़ देना, तो फिर बार बार वो नहीं मिलती। समझ रहे? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। सुभान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। आपके लिए तो खैर माशाल्लाह आप यहाँ हफ्ते 10 दिन से हैं, बिल्कुल। लेकिन आप जब भी आते हैं तो आपके पास ज़ाहिर दावतों की कमी नहीं होती है। उसमें से एक मैंने दावत भी चिप इन कर दी, थैंक यू फॉर द इनवाइट। यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो देखें, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। बर्नी मेडॉफ वाली डॉक्यूमेंट्री मैंने आपकी वजह से देखी, और उसके साथ साथ मैंने फिर मिनिमलिज्म देखी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसमें आपकी जो लर्निंग्स हैं वो शामिल थी, क्योंकि आपका कंटेंट क्रिएशन का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। वट एवर यू रीड, वट एवर यू गो थ्रू, आप अपनी स्टोरी टेलिंग के अंदाज में जब उसको बयान करते हैं तो वो एक आम आदमी बड़ा कनेक्ट करता है, मुझ जैसा भी। मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि क्योंकि मैं एक फ़िटनेस एंथुसियास्ट हूँ, सही है, मैं एक फ़िटनेस प्रोफेशनल भी हूँ, मैं लोगों को कोच करता हूँ, वर्ल्ड वाइड कोच करता हूँ, आई बीन अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एज वेल। ग्रेट। आप माशाल्लाह टीचर हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे कोई बोले, लेकिन ये जो टर्म है ना, ये इसको हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल डिस्कस करते हैं, ये भी आएगा इस पार्ट इसका। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं आप, सही है, और आप टीचर रहे हैं, आप यूट्यूबर भी हैं, आप ट्रैवलर भी हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके साथ आम आदमी फ़िटनेस का तो सोच भी नहीं सकता, सही है, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में। हम यूएस की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे वो भी आप बात करेंगे आखिर में, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए जब बंदा इतने सारे काम कर रहा होता है ना, तो वो अपनी मोटिवेशन फ़िटनेस में ढूंढ रहा होता है कि यार मैं फ़िटनेस कैसे करूँ। आप माशाल्लाह 41 ईयर्स ऑफ एज, राइट? आई एम 37, यू आर 41। हम दोनों फ़िटनेस में भी काम कर रहे हैं और अपने फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं। आप कैसे कर लेते हैं फ़िटनेस का ख्याल इस एज में आके इन सब चीज़ों के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो पता नहीं, मैं अपनी सोच में अपने आप को अभी तक 20s में ही समझता हूँ। अच्छा। अब इस पर एक आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था कि लोग अमूमन अपने आप को छोटा ही समझते हैं, सही है ना, अमूमन ऐसा होता है। जैसे मैं तो इसी तरह समझता हूँ कि मैं अभी तक, मुझे लगता है अपने वो 20 वाले एरा से निकला ही नहीं हूँ, 20s। ज़बरदस्त। तो ये एक मेरी सोच की बात है, सही है ना। तो इसीलिए मेरे कलर्स वलर्स भी इसी किस्म के नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी रमज़ान में, सही है ना। बहुत से लोग कहते हैं रमज़ान के बाद शुरू करेंगे वो। अच्छा, इस तरह बहुत सारे लोग, अरे मेरी अपनी फैमिली में भी होते हैं, सब फ्रेंड्स में सब देखते हैं कि यार तुम तो इसलिए कर सकते हो कि क्योंकि तुम यूएस में रहते हो। एक ये भी मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आए कि तुम इसलिए करते हो कि तुम यूएस में रह रहे हो। मेरे या कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम बहुत है, खा पी के कमा के बैठे हुए तो कर रहे हो, जो वेला है वो फिटनेस कर सकता है। इन सब चीज़ों का इससे ताल्लुक ही नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। अगर मैं कभी काम भी कर रहा होता था, और मैं कराची का आपको बताऊं कि रात को 9 बजे मैं जिम जाता था एवरी डे, ये मोवेनपिक एवरी डे, और वहाँ जाके रात को 11 बजे पर वहाँ से निकलते थे, यानी पूरा दिन पढ़ाने के बाद 9 से 11 वो टाइम वहाँ लगाते थे। और अब मुझे ये जिम के साथ अराउंड 13 ईयर्स हो गए, और नो डे ऑफ, चाहे वो होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, रमज़ान, कुछ भी हो। अच्छा। तभी मोवेनपिक को सिलेक्ट किया था। अभी भी आपने देखा था ईद पे सारे जिम बंद। अब मैं कराची उतरा, मैंने कहा भाई क्या होगा, तो बोला जी अब ऐसा है कि सब बंद है। तो मैंने कहा एक ही खुला है, वो जिम, वो मोवेनपिक। तो इसका उससे ताल्लुक ही नहीं है जॉब से, या कि रमज़ान चल रहा है या कुछ है। जिसने करना है उसने करना ही है,
सही है ना। हाँ सही है, एक थोड़ा सा टफ टाइम लगता है कि जी वहाँ जिम तक पहुँच जाएं, उसके बाद हो जाएगा। मैंने तो ये तक किया है, खुद अपने घर की मिसाल भी है कि वो ट्रेडमिल ला के बेडरूम में रख दी, लेकिन अब उस पर कपड़े ही लटक रहे हैं। हाँ, ट्रेडमिल का तो यही हाल होता है, ये हाल कपड़े आता है सूखते हैं। तो आप कितना भी किसी को मोटिवेट कर दें, लेकिन ये जो बहाने हैं ना, इस बहाने को तो अवॉइड कर दें कि जी मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मज़हब की बात करें, जैसे भाई आप इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, जो ट्रू क्रिश्चियंस हैं भाई वो संडे को टाइम निकाल के, जबकि संडे बड़ा फैमिली डे होता है, लेकिन वो सुबह चर्च में, मैं अपने दोस्तों को देता हूँ, चर्च में जा रहे होते हैं। आप देखें लोग नमाज के लिए 5 वक्त टाइम निकालते ही हैं, कुछ भी कर लें आप, सही है ना। अब उसमें मेरे जैसे बहाने निकाल रहे होंगे, ऐसा है ना, लेकिन उसके बाद प्रॉपर टाइम होगा, वो ज़रा फजर ज़ोहर सारी नमाजें हो रही हैं, सही है ना। बिल्कुल ऐसे ही एक्सरसाइज का हाल है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको दांत मांजना है सुबह उठ के, आपको नहाना है, आपको नमाज पढ़नी, सब कुछ करनी है। तो लोग इस तरह ड्रामा कर सकते हैं कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे नमाज पढ़ूँ, मैं कैसे मजहबी बात करूँ, मैं कैसे फिटनेस करूँ। ये चीज़ें खुद ब खुद जब एक दफ़ा आपका दिमाग सेट हो गया, व्हेन यू हैव टू डू इट, यू डू इट। असल में ये थोड़ा सा सोसाइटल प्रोग्रामिंग से भी होता है। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट का कल्चर, वैसे तो आप अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिम्स आना शुरू हो गए हैं, इसमें कॉर्पोरेट गेम्स हो रहे हैं फिटनेस के, लेकिन बहुत दफ़ा नोट किया कि जो आपके जो इमीडिएट बॉसेज होते हैं या उनके बॉसेज होते हैं, अगर वो नहीं है फिटनेस में और आप उठ के 6 बजे जा रहे हैं या वर्क के बीच में जा रहे हैं या फिर आप जल्दी ऑफ कर रहे हैं, 7 बजे तक आपका टाइम है, आप जा रहे हैं कि भाई जिम जाना है, तो भाई तू जिम जाता है, बड़ा टाइम है तेरे पास, इस तरह की बातें हो रही होती हैं। फिर बंदा डिस्करेज हो जाता है, फिर वो क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाता है, फिर वो बैठ के सुट्टे लगा लेगा, पान खा लेगा, डिनर पे चला जाएगा उनके साथ, लेकिन फिटनेस की बात नहीं करेगा क्योंकि वो प्रेशराइज्ड हो गया कि यार ये लोग फिटनेस के हैं ही नहीं। यही बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें चले, हमें तो फिटनेस का शौक है ना, जो फिटनेस का शौक नहीं है ना, वो मोटिवेशन की बात करते हैं, वो मोटिवेशन तलाश करते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमें काम करने की मोटिवेशन चाहिए, हमें फिटनेस की मोटिवेशन चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए मोटिवेशन चाहिए, और जब कोई मोटिवेट करने आए या मोटिवेशनल बातें करे तो उसको गालियाँ दी जाती हैं कि यार ये किताबी बातें अपने पास रख। बिल्कुल। तो उन लोगों के बारे में आपके पास क्या सजेशन है या क्या मशवरा है, बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर भी आपके पास जितने एक्सपीरियंस है वर्कहॉलिक्स के साथ काम करके, कि भाई हाउ कैन यू कन्विंस देम कि दे शुड गेट दिस थिंग इन देयर लाइफस्टाइल? सबसे पहले तो लोगों को इसको समझना ज़रूरी होगा कि मोटिवेशन है क्या, व्हाट इज़ मोटिवेशन। लोगों को तो यही नहीं पता ना, अभी तो बोलते रहते हैं मोटिवेशन। एक बज़वर्ड है जो बात हो रही है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि यू हैव अ नीड, आपकी एक ज़रूरत है, वेदर इट्स जिस्मानी, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, व्हाटएवर, आपकी कोई एक ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को पाने के लिए, बिकॉज व्हेन देयर इज़ अ नीड, फॉर एग्जांपल अभी देखें ना, मुझे प्यास लगी, आपने खुद देखा मुझे प्यास लगी, मैंने क्या किया, मेरे बिहेवियर में चेंज आया। वो कैसा बिहेवियर में चेंज आया कि मेरा हाथ यूँ गया, आई ग्रैब दिस बॉटल एंड आई ड्रिंक इट। सही है ना, ऐसे ही हुआ ना। अगर ये नीड ना होती तो मैं आपके सामने पूरी ज़िंदगी बैठा रहता और मेरे बिहेवियर में चेंज ना आता। लेकिन आपने देखा मेरे बिहेवियर में चेंज आया। सही है ना। अभी आप थोड़ी देर में और कुछ या एसी वगैरह ऑफ कर दें, मेरे बिहेवियर में थोड़ी देर बाद जैसे जितना उस नीड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, शिद्दत बढ़ेगी, उतना मेरा बिहेवियर चेंज होगा। फिजियोलॉजिकल, सही है ना। या तो मैं इस दरवाजे से बाहर जाऊंगा, या फिर हो सकता है बहुत मुश्किल हो जाए तो मैं खिड़की से छलांग मार के जाऊंगा। कुछ तो मुझे करना होगा। अभी आपने देखा होगा, शायद 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इत्तेफाक से मैं ब्रेकफास्ट पर बैठा था, वो एक रील थी शॉर्ट मेरे डॉग की, वो देखी थी आपने? मैंने कहा मुझे उसको तंग करने में मजा आता है, ये हमारा अलग किस्म का प्यार है। सही है ना। तो बच्चे ज़ाहिर बहुत खिलाफ है इसके कि आप उसको थोड़ा भी तंग करो। मैंने कहा मैं तो करूँगा यार, डॉग है भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका केज बंद किया और मैंने उसके अंदर उसका फूड रख दिया, जो उसका सबसे फेवरेट फूड है, मैंने अंदर रख दिया। और वो है भी मासूम सा। अब मेरी वाइफ भी मुझे कह रही क्या करो, नाश्ते पे आपको मस्ती चढ़ गई ये वाली। तो मुझे तो उसको देख के ही चढ़ गई मस्ती। सही। मैंने कहा नहीं, ये जाएगा, ये फूड लेगा, क्योंकि नीड वो जैसे जैसे। अब उसने थोड़ी देर तक फूड को बाहर से देखा, फिर भौंका, ये वो, क्योंकि स्मार्ट डॉग है नहीं। मैंने कहा कुछ भी कर लो, ये फूड ज़रूर लेगा। बिल आखिर उसने उस केज को धक्का वक्का लगा के 5-10 मिनट्स में वो अंदर घुस गया। नेक्स्ट डे मैंने उसी वक्त उसकी रील बनाई थी कि मैंने कहा देखें ये क्या है, फूड उसकी ज़रूरत है, उसकी शिद्दत जैसे जैसे बढ़ रही थी, वो ट्राई कर रहा था डिफरेंट थिंग्स, और उसके बाद बिल आखिर वो अंदर गया और उसने खा लिया। यही है मोटिवेशन। दिस प्रोसेस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड मोटिवेशन। अब आप इसको किसी भी चीज़ में तलाश करें। अब अगर फॉर एग्जांपल आप बात करें जॉब की, कि भाई आप जैसे कल मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैं उनसे, मेरा सवाल यही था कि भाई आपकी क्या ज़रूरत है, क्यों आपको जॉब करनी है। तो किसी ने मुझे कहा फॉर लर्निंग, कि भाई मेरी ज़रूरत लर्निंग है। किसी ने कहा मेरी ज़रूरत कोई ग्रोथ है। किसी ने कहा भाई मुझे पैसे चाहिए। वेरी ट्रू। तो पता चला आपकी वो कौन सी ज़रूरत है जो आपके बिहेवियर को चेंज करेगी। सही ना। कोई तो ऐसी ज़रूरत होगी मेरी जो मैं चल के यहाँ आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई जो आपकी ज़रूरत है जो आप इधर बैठे। बिल्कुल भाई हमने सुबह अपने बिहेवियर को चेंज किया ना, तो यही मोटिवेशन है। अब लोग भी यही ढूंढें कि यार मैं फिटनेस की तरफ क्यों जाऊँ, उनकी क्या, अगर उनकी वो नीड नहीं है देन इट्स फाइन, फिर वो नहीं कर सकते। बंदे की ज़रूरत भी तो हो ना। ज़रूरत हो, मिसाल के तौर पर
वो बुजुर्ग बाबे जो हैं वो ट्रैक पे भाग रहे होते हैं, क्यों भाग रहे होते हैं? क्योंकि उनको डॉक्टर ने अब बता दिया होता है। तो अब वो जिंदा रहने की जो जरूरत है ना, उसने भगाया है। बड़ी खूबसूरत बात आपने, हाँ बड़ी खूबसूरत बात आपने कनेक्ट की। मैं असल में जब आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में वो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है ना, नीड्स एंड वांट्स। तो आप बात कर रहे हैं नीड्स की। यहाँ बेसिकली पीपल वांट टू गेट फिट बट दे डोंट थिंक दे नीड टू गेट फिट। और फिर आपने जो कनेक्ट किया, ये जो बाबे की बात की आपने कि उनको बस बता दिया गया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं कि कोई ना कोई इशू हो गया, लोअर बैक पेन हो गया, उनको कहा कि भाई अब आप ये जितनी भी एक्सरसाइज कर लें कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप वेट लूज़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप जिस स्केलेटन पे 80 kg लेके घूमना चाहिए उस पे आप 180 kg लेके घूम रहे हैं, तो स्केलेटन बर्बाद हो गया, लोअर बैक बर्बाद हो गई है। तो लोगों को ये नहीं पता होता। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई वांट से नीड तक का सफ़र कैसे तय करेंगे, उसके लिए कुछ अगर आपके पास कोई टिप हो या आपके पास सजेशन हो कि भाई वांट तो चाहता हर कोई ये फिट होना, वो तो हर कोई चाहता है, 6 पैक हो, बाइसेप्स हो, बड़ा अच्छा दिखे, लेकिन एक्चुअली नीड भी है। ये जो गैप है ना, ये ब्रिज नहीं हो रहा। वो वंस अगेन, अगर ये ज़रूरत हम कैसे पैदा करेंगे ज़रूरत, जैसे मैंने कई सारी लड़कियों को बड़ा फिट होते हुए देखा या और लड़कों को भी शादी की वजह से। अब देखिए कितनी बड़ी ज़रूरत है। एग्जैक्टली आपकी फिजियोलॉजिकल नीड इस जितनी वो बढ़ती जाएगी कि हाँ भाई पार्टनर चाहिए, एंड योर सोशल नीड एंड फिजियोलॉजिकल नीड व्हाटएवर, जितनी शादी की शिद्दत बढ़ेगी उतनी तेजी से भागेंगे कि यार अगर शादी के बीच में ये जिस्म रुकावट है। समटाइम शादी के बीच में रुकावट होता है क्वालिफिकेशन। बिल्कुल, मैंने कई बच्चों को देखा 2 साल में इसी कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या सर, जल्दी शादी करनी है, ससुराल वालों ने कंडीशन रखी है, जितनी ये शिद्दत बढ़ेगी शादी की उतना जल्दी एसीसी हो जाएगा। जितनी ये शिद्दत बढ़ेगी शादी की उतनी जल्दी जॉब की तरफ भागेगा, प्रमोशन की तरफ भागेगा। तो ये नीड और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड, ये याद रखें। एंड ह्यूमन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल, एक इंसान की एक वक्त में एक नीड नहीं होती एक साथ, यानी एक ही काम को करने के पीछे बहुत सी नीड है। फॉर एग्जांपल जॉब आप करते हो तो जॉब के पीछे फाइनेंशियल नीड भी है, जॉब के पीछे स्टेटस नीड भी है ना, जॉब के पीछे वो आपकी ग्रोथ वाली नीड भी है। अच्छा, फिटनेस की आपकी वाली बात करें, फिटनेस के पीछे क्या नीड है? भाई मेरी नीड है फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे शर्ट उतारनी है अपनी, सलमान खान की तरह है। तो पता ये चला कि भाई आपके हर एक की अपनी नीड है। इसी तरह मुझे फिट रहना है, मुझे यंग रहना है, सही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो मैं एक ऐसी फिगर हूँ कि मैं ऐसा पेट निकला हुआ और ऐसा नहीं समझ आऊँगा। इसी तरह हर एक की अपनी नीड है इसमें कि भाई तुम्हें फिट क्यों होना है। और अगर वो नीड नहीं है ना, मैं तो कितने लोगों से मिलता हूँ ना, वो आराम से खा पी रहे, बोला यार जियो लाइफ को जियो। और वैसे एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, सॉरी टू से, कि यार हम लोग जो लाइफ गुजार रहे हैं इट्स अ वेरी बोरिंग लाइफ। सही है ना, 2-2 साल में एक ही खाना खा रहा हूँ, एक ही खाना, तो बहुत ही मेरा तो एबनॉर्मल केस है। तो अब कौन यार, ये सारे वसाइल होते हुए आप अच्छे खाने नहीं खा रहे हो, आप खाओ जो खाना है, जो पीना है पियो। तो लोग ये भी कहते हैं कि यार लाइफ एक ही दफ़ा तो मिली है, अब एंजॉय कर लो। और वो भी 60-70 साल ही जी रहे होते हैं यार। हाँ, ऐसे ही है। हमने कौन सा कोई 200 साल जी लेना है। असल में चीज़ें चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जो न्यू स्टडीज़ आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात भी करूँ तो फॉर एग्जांपल हफ्ते में 1-2 दफ़ा चीट मील के नाम पे इधर उधर हो जाता है, और इसके साथ हम फ्लेक्सिबल डाइटिंग पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो जो लोग इस रिसर्च पे अब बिलीव कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो अब उबले हुए खानों से बाहर आ रहे हैं, तो वो खानों को भी इंजॉय करते हैं। हाँ, बस पोर्शन कंट्रोल का जो सीन है ना, वो हमेशा रहना चाहिए। आप खा सकते हैं उल्टी सी चीज़ें, हफ्ते में 1-2 दफ़ा भी खा सकते हैं, आप चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं जो लोगों से कहता हूँ ना, अक्सर लोग जो 30s 40s के बाद या 50s में ही मुझे कहते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं आती। तो मैंने कहा यार मेरे नज़दीक जो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है ना, कोई मुझे ये कह दे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से बात करूँ, यार वो कल मेरे बेटे का ये सीन था, तो उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो बोले अच्छा आप मतलब कितना बड़ा बेटा है आपका? मैंने कहा मेरा 5th ग्रेड में है। तो अच्छा, तो आप शादी कब की थी? मैंने कहा मेरे 11 साल हो गए। हैं, बचपन में शादी कर ली थी? आपकी एज क्या है? तो ये बेसिकली क्या होता है, इससे ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन मुझे नहीं लगता किसी 30s 40s 50s वाले बंदे को हो सकती है कि उसको ये कॉम्प्लीमेंट मिले कि यू डोंट लुक योर एज। जैसे मैंने आपको कहा, आपको देख के जब मैंने आपका प्रोफाइल चेक करना शुरू किया था, आपको फॉलो करना शुरू किया था, आपकी जो वर्क एथिक देखा फिटनेस में, तो जबकि मैं भी उसी माइंडसेट का बंदा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि नहीं यार इस एज में बंदा इतना वो कमिटेड है इस चीज़ से। तो ये लोगों के पास मसला है, लोग इस तरह से मोटिवेशन देखते ही नहीं है कि यार बिगर पिक्चर नहीं देखते कि अगर हम 50s में, जैसे आप 20s फील कर रहे हैं, और आप कम से कम लेट 20s दिखते भी हैं, ठीक है, अगर आप क्लीन शेव कर लें जैसे अक्षय कुमार। तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना। हाँ, अभी तो मैं ब्लैक करूंगा नहीं, 50-55 के बाद करूंगा, फिर एक बैक मारूंगा 30 का। जैसे अक्षय कुमार को आपने देखा है ना, उसकी जब शेव निकली हुई होती तो वो पूरी सफ़ेद है, लेकिन एक दफ़ा क्लीन शेव होता तो कोई बोल नहीं सकता है ये एज की।
अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जो मैं आपका कंटेंट देखता हूँ या किसी को रेफ़र करते हैं या हम पाकिस्तानी सोसाइटी में जब भी रेफ़र करते हैं तो हम बोलते हैं यार इसको चेक करो, बंदे का कंटेंट अच्छा है, बंदा बोलता अच्छा है, बंदा सोशल इशू से बात करता है, बहुत सारी डॉट्स कनेक्ट करता है, स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं। तो सबसे पहले बोलता है अबे यार इसके पास पहले ही हार्डले है, मतलब कम ऑन, वो यूएस में रहता है, मतलब मेमन कम्युनिटी से है, मतलब ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और किसकी बात कर रहा है यार तू, किसी हमारे जैसे बंदे को दिखा। अच्छा, इसमें पता है क्या डिसोसिएशन हो जाती है इसमें। बेसिकली आप अगर किसी बंदे को कोई पाथवे दिखा रहे हो मोटिवेट करने के लिए, तो वो उस करता क्या है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग देख के पूरे आइसबर्ग के नीचे वाला पार्ट कैंसिल आउट कर देता है, वो हसल नहीं देखता। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैसे तो माशाल्लाह आपकी स्टोरी बहुत बड़ी है और आपने बहुत कम टाइम दिया, वरना हम सुनना चाहते थे, अगर आप उसे थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करें कि आपकी हसल क्या रही है जिसकी वजह से यू आर हेयर राइट नाउ। अच्छा, इस पे आने से पहले, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि जो आपने वो जो यंग होने वाली बात, हाँ बिल्कुल, मैंने फादर्स डे राइड की तो वहाँ यूएस में, तो वहाँ जितने राइडर्स होते हैं ना वो अमूमन ज़्यादा एजिड ही होते हैं। हाँ, और सही ना, बल्कि भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और सारे एजिड होंगे इस तरह। तो वो जो फादर्स डे पे मुझे विश करने से पहले पूछ रहे थे कि आर यू फादर, मैंने कहा यस। तो एक ही है। कितना अच्छा लगा होगा ना। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि मेरे लिए फिटनेस की एक बहुत बड़ी मोटिवेशन पता है कि मुझे बहुत सारे लोग जब देख रहे होते हैं ना, तो आपको पता है सोशल मीडिया पर कमेंट्स तो आ ही रहे होते हैं, हाँ, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, हाँ, ये वो तो किसी को खलीफे हैं, सबको पता है। कल एक मिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो उसने कहा यार मुझे भी ऐसे ही कमेंट आते हैं, तो कमेंट मुझे सबको आते हैं, किसी किस्म के कमेंट्स तो आ ही रहे होते हैं। ऐसे ही मैं उनको कहता हूँ कि वो आके मेरा पास देखें तो वो हैरान हो जाएंगे, और अगर आप ये वीडियो को एडिट कर सकें तो मैं आपको 1-2-3 पिक्चर्स भेज दूंगा अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अब ये ऑडियंस ही परेशान हो जाएगी, तो मेरे लिए तो मैं बहुत कुछ हूँ अभी, ऑल्दो मेरा गोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बहुत कुछ हूँ। मेरा तो ये हाल था कि मुझे हर घर में हर जगह कोई बोलता था इसको कुछ खिलाओ, अच्छा, इसको कुछ खिलाओ। यानी मैंने अपनी जो टीचिंग कैरियर, जब तक मैं रिटायर्ड नहीं हुआ तब तक मेरी ये हालत थी कि क्लास में पहचानना मुश्किल हो जाता था टीचर कौन है, यानी मैं इतना पतला दुबला होता था। तो मैं तो अपने लिए बहुत ही आगे निकल गया हूँ। जो अब मुझसे 10 साल बाद मिलते हैं मेरे स्टूडेंट, वो बोलते हैं सर वाह, लेकिन जो फॉलोवर्स फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। सही बात, सही है ना, उन्होंने मेरा वो पास्ट नहीं देखा, आज से 10 साल पहले मुझे नहीं देखा, तो वो जब आप पिक्चर्स दिखाएंगे लोग बोलेंगे यार ये तो फिर तो, और सारा नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, कोई चीज़ नहीं है, सब दिखता है वो। अच्छा, अब जो आपका सवाल है कि ये तो फिटनेस की हासिल हो गई, ये हो गई बिल्कुल। अब जो आप कह रहे हैं वो मेमन वाली बात और हार्ले वाली बात, और मेरा ख्याल है कि वैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं जो हूँ वो सेल्फ मेड हूँ। ये मैं आपको, मैंने बहुत छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया था, 16-18 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया था, और मैं अपने बच्चों को भी, और जो भी जिन बच्चों को जो मेरी बात सुनते हैं छोटे बच्चे, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप शुरू कर दो, सही है ना। मैंने रिस्क ले लिया था कि ठीक है मैं एजुकेशन के साथ काम करूँगा, ठीक है ना, कि पढ़ भी रहूँगा और काम भी कर रहा हूँगा। इवन अगर मुझे पढ़ाई को भी कम प्रायोरिटी देनी होगी तो मैंने दी, लेकिन मेरी चीज़ को बेंचमार्क ना बनाया जाए, सही है ना, मेरी चीज़ को बेंचमार्क ना बनाया जाए। मैं एक्सेप्शनल केस हूँ, मैं कह रहा हूँ खुद से, ठीक है ना, क्योंकि मैं एट द एज ऑफ 30 रिटायर्ड भी हो गया हूँ। सही है, एट द एज ऑफ 30 आई गॉट माई फाइनेंशियल फ्रीडम विच इज़ वेरी एक्सेप्शनल, सही है ना, और मुझे अपने आप पर बड़ा फ़ख्र है इस बात पे। तो अब कहने, और मुझे लगता है मैंने जो टफ काम किया है ना वो शायद 6 साल किया होगा लाइफ में। अच्छा, 6-7 साल। किस एज ब्रैकेट में? 22 से 29 इस तरह, या 6-7 साल, या 23 से 30 तक, या 29 तक। उसके बाद यानी मेरे बच्चों ने मुझे कभी सही तरह काम करते हुए नहीं देखा। ऑल्दो मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ, जब मैं काम करता हूँ ना तो मैं संडे मैंने कभी ऑफ नहीं किया। आप सोचे मैं इतना, यानी आई एम नॉट एन ईजी बॉस, मैं ईजी वर्कर नहीं हूँ, बट आपने अभी भी मुझे देखा ना 15 मिनट पहले इधर मौजूद था, तो मैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट गेम हूँ। तो आप सोचें, वो कहते हैं ना किसी खूबसूरत बूढ़ी को देख के कि यार जब ये अभी ये हाल है तो जवानी कैसी होगी। तो ये मेरा बुढ़ापा है काम के मामले में, तो सोचे मेरी जवानी कैसी होगी। तो बहुत ही एबनॉर्मल मेरा वो था मामला काम करने का, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो ना और उस टाइम आप उसको छोड़ देना तो फिर बार बार वो नहीं मिलती, समझ रहे। तो मेरा भी एक ऐसा ही टाइम था कि मुझे एक ऐसी जगह में क्लिक हुआ पढ़ाने में कि मेरे सामने कोई कंपटीशन था ही नहीं, कुछ भी नहीं, यानी बस मैं और ये पूरा शहर, दैट्स इट। अब उस टाइम ज़ाहिर एक बंदे की एज छोटी हो, 21 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, वैसे काम तो मैंने 16-18 से शुरू कर दिया था, लेकिन जब मैं प्रोफेशनल हुआ, अब एक बंदे की एज छोटी हो, पैसे आ रहे हो, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, सही ना। वो बंदा जो है ना गाड़ियों में पैसे लगा रहा होगा, पार्टी में पैसे लगा रहा होगा, जो ओपन बात है, सीधे ना, एज ही ऐसी क्या करे। लेकिन मैं वो था जो मिट्टी पत्थर में उस वक्त पैसे लगा रहा था,
कि नहीं यार, मेरे पास जो पैसे आएंगे वो मैं पैसे को संभाल रहा था, मुझे पता है पैसे को संभालना कितना ज़रूरी है। हाँ मेमन हूँ, कंजूस भी बोल दो जी, वॉट एवर। अच्छा, उस वक्त मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं संडे भी काम कर रहा हूँ और मैं डेली 14 घंटे काम करने वाला, 12 से 14 घंटे काम करना। मैंने 2-2 साल तक, मैंने एक वीडियो में बताया कि एक ही खाना खाया। अब लोग बोलेंगे कि सर बाकी बच्चों क्या है, सर वो तो हम लोग बिल्कुल डाउन हो गए थे, फिर आपने बोला पिज़्ज़ा हट। क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, मैं यूँ क्लास से निकलता था, उसको पता होता था वेटर को कि भाई ये इसका खाना है, उसी वक्त आता था, ठक करके खाया, फिर क्लास में चला गया। ज़बरदस्त। मेरी क्लासेस इस तरह भरी हुई होती थी कि 6-6 महीने लोग वेट भी करते थे। अब आप सोचें, अगर उस वक्त मैंने अपने साथ कई टीचर्स को देखा जिन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया किया, कि थोड़ा पढ़ाया, फिर कभी घूमने चले गए, सब कुछ। ये नहीं कि मैं नहीं घूमा, लेकिन मुझे पता था कि मुझे ये 6 साल You made the most of that time. ये 6 साल के बाद ख़त्म। उसके बाद मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सही है ना। अच्छा, अभी भी मैं बहुत काम करता हूँ। कहने को मैंने अपने आप को रिटायर्ड बोला है, लेकिन मैं एक आम जो वर्किंग आदमी है ना, उसके सामने ज़्यादा ही काम कर रहा होता। वही कहा ना कि इसकी जवानी कैसी होगी। और अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, मैं उसको छोड़ता नहीं, सही है ना। तो आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर। तो मेरे सामने कॉम्पिटिशन ये भी बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो आपको एक बहुत शरीफ आदमी का रूप नज़र आ रहा है, वरना ये ऐसा रूप था नहीं कभी। तो मैं इस तरीके, इतना मैं एग्रेसिव काम करने वाला। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने जो हार्ड वर्क, बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं ना कि यार हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम वक्त काम किया है। हाँ, वो वक्त मैंने हार्ड वर्किंग था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने लाइफ में इतना हार्ड वर्क नहीं किया। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ। ऑल्दो लक पे मैंने एक वीडियो अलग से बनाई, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, लक पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि लक भी ऐसा है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी का मिलना एंड योर प्रिपरेशन, दैट इंटरसेक्शन इज कॉल्ड लक। और वही हुआ आपके साथ। यस, वही हुआ आपके साथ। आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। मुझे याद है कि मैंने अपना टीचिंग कैरियर, यानी एक बिल्कुल ही फारिग 16-17 साल का बच्चा एक बाप की दुकान पर बैठा हो, मुझे अभी भी याद है वो टाइम, और 2 खूबसूरत बच्चे मेरे सामने से गुजर रहे थे, वो छोटे छोटे। ये तो मैं 16, 17, 18 साल वाली टाइम की बात है। छोटे बच्चे सामने से गुजर रहे थे, प्यारे प्यारे से बच्चे। मुझे क्या हुआ, मैंने उनको बोला मुझसे पढ़ोगे? वो चले गए हंसते खेलते। और थोड़ी देर बाद एक पठान आदमी उन बच्चों के साथ दूर से आ रहा था। 500 मीटर का वो डिफेंस का रोड था, 500 मीटर का। हाँ, तो वो उधर से वो 200 मीटर की दूरी से आ रहा था, बगैर चप्पल के, लंबा चौड़ा आदमी। मेरे भाई मेरा मुस्तफ़ा मेरे साथ, उसने कहा तूने बच्चों को छेड़ दिया, क्या किया? ये मारने आ रहा है। पढ़ो। मैंने कहा पिटे। तो वो दोनों आ रहे और वो लंबा आदमी बिल्कुल हैवी, वो आया, सर आप हमारे बच्चों को पढ़ाएगा? मैंने कहा हाँ पढ़ाऊँगा। वो ऐसे ही आ गया था, वो बड़ा डायरेक्टर आदमी था, सही ना, बाद में बड़ी अच्छी। तो उसने कहा, मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाऊँगा, अंधा क्या चाहिए, 2 आंखें। सही बात है, ठीक है। उस वक्त मुझे याद है 300 रुपये मैंने लिए थे। अब उसने बोला, वो पठान आदमी था, उसने कहा घर पे तो मैं आने नहीं दूंगा, उसके घर पे वो लड़की के साथ अलग नहीं छोड़ते, बेटी इस तरह। उसने कहा मैं घर पे नहीं आने दूंगा, ज़ाहिर जानता भी नहीं था, यंग लौंडा है। मैंने कहा ये दुकान है हमारी इस पर? उसने कहा नहीं, दुकान पे भी नहीं। तो हमारे बीच में तब डिफेंस है ना बिल्कुल खाली था, जंगल सा होता था सारा। तो बीच में है ना वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, तो उसका जो चौकीदार, उसका हम ख्याल रखते थे, हमारा ख्याल रखता था, और इसका तो पठान ही था। तो इसने पश्तो मुझसे बात की। उसने कहा मैं इधर 4 लगाऊंगा, तुम इधर बिठा के पढ़ाओ। मैंने कहा चलो आसान हो गया। वो 4 पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे मेरे साथ। 1 महीना पढ़ा। ऐसे स्टार बच्चे थे, मेरा कोई रोल नहीं, ऐसे स्टार थे, वो ज़बरदस्त टॉप पोजीशन ले आए। जैसे ही वो टॉप पोजीशन लाए, उनके ऊपर एक बच्चा बैठता था, वो रहता था। उस बच्चे को उसने कहा तूने कहाँ से पढ़ा? उसने कहा वो लड़का पढ़ाता है। उसने कहा आ जा। अच्छा, वो क्रिएटेड दैट अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल। उसके बाद फिर 1, 2, 3, और मुझे लगता है मैंने 2-3 महीने के अंदर ही वो जो शॉप थी, वो हमारी अपनी शॉप थी। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि भाई मुझे आगे का हिस्सा दे दो। तो मैंने आगे का हिस्सा दे के, और मेरे पास ये पैसे नहीं होते थे कि मैं ये शीशे का डोर वोर लगाऊँ, तो खुला होता था। टेबल टेनिस का टेबल मेरे घर पे पड़ा था। वो ला के कारपेंटर को बोला इसको काटा और उस पर बैठ गया। पंखे कुछ भी नहीं थे, पैसे ही नहीं थे ना यार। अब यंग बच्चे के क्या पैसे होंगे यार। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत इमोशनल हो जाए सारे कि हाँ यार बेचारा गरीब, नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा इमोशनल वोट मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मैं गरीब आदमी नहीं था। लेकिन हाँ, ये सारे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ये लिया टेबल घर का, और उस पर मैंने कहा टेबल टेनिस बहुत हो गई, अब इस पर पढ़ाएंगे। अब पढ़ाना शुरू करूँ तो सामने से लोग गुजरे, तो वो भी अपने बच्चों को लाए। फिर मैंने पीछे की दुकान भी ली, फिर ऊपर की भी ली, सब, और वो शुरू हो गया धड़ाधड़। और बिल्कुल इसी तरह 2-3 साल के अंदर फिर जब मैं अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, जब मैं 21 साल का हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ तो ये एक मेरा सवाल ये था कि मैंने उन 2 बच्चों से पूछा, उसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया। कि मैंने उन बच्चों से, अगर मैं ना पूछता ना कि मुझसे पढ़ोगे, और वो ऐसे दीवाने वापस आ ना जाते मेरे पास, तो वो मैं शायद टीचिंग में कभी आता ही नहीं। क्योंकि मैं कोई, मेरा बाप दादा कोई टीचर थोड़ी थे, हम लोग कोई बॉर्न टीचर थोड़ी, तो ऐसे ही बस हो गए। और उसके बाद कितने टीचर पैदा हुए।
आज कराची शहर पे जो रियल स्मार्ट टीचर्स का राज है वो मेरी क्लास से गुजरे, चाहे वो ओ लेवल्स के टीचर हो, ए लेवल्स के टीचर हो, ACC के टीचर हो, सही है ना, वो सब मेरी क्लास से गुजरे और आज पूरे कराची पे कब्जा किया हुआ उन्होंने। अच्छा, अब दूसरा बात, जब मैं अपने ACC में आया, सही है ना, उसमें भी यही हुआ कि मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मैं देखूं बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सोचें ना, एक आम बच्चे, आज मेरी क्लास में कोई बच्चा आके बैठे, यार क्या बच्चे की मजाल कि उसने एक पेपर ना दिया हो और वो 2-3 महीने में अपने टीचर को आके बोले कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ाऊंगा। यानी बड़ी हिम्मत चाहिए थी इसके लिए यार, बड़ी हिम्मत। और वो सारे बाबे ओल्ड स्कूल यंग लोगों का तस्वर कराची में पढ़ाने का, वो आपके सामने शख्स बैठा है, टोटली डिफरेंट स्टाइल, सही है ना जी। अच्छा, अब वो सब तो मैं अपने क्लास वालों से कहूँ यार मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मैं तो वैसे ही बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन बच्चों को पढ़ाना और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्या करूँ मैं, घर पे आऊँ डिस्कस करूँ। मुझे कहते थे कि बात कर लो। अच्छा, प्रिंसिपल बड़े अच्छे आदमी है। तो एक दिन मुझे याद है, पता नहीं किस किस्म के बादल थे, क्या मौसम था, वो नमाज पढ़ के यूँ बाहर निकले, मुझे याद है ना, बिल्कुल मैं भूल नहीं सकता ना, वो मेरा लाइफ चेंजिंग इवेंट है। बिल्कुल। और वो रात के टाइम मैं भी उनके पास उतर गया। मैंने कहा मुझे पढ़ाना है। उसने कहा अंदर आ जाओ। मैंने कहा अच्छा चले। उसने कहा क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा मैं बैंक रिकन्सिलेशन पढ़ा दूंगा, बैंक स्टेटमेंट वाला ये टॉपिक पढ़ा दूँगा। उसने कहा ठीक है। तो मुझे कहा कि PIA में एक जगह है, वहाँ पर ज़रूरत है, वो एयरपोर्ट पे, वहाँ पर वो ACC वगैरह करा रहे थे उस टाइम, ट्रेनिंग सेंटर। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊँ। मैंने सूट वूट पहना और जब मैंने पढ़ाया, बच्चों ने कहा कौन आ गया भाई। उसके बाद जो जहाज़ ऐसे चला, फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और आज मैं आपके सामने बैठा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, एक तो आपको पूछना होता है। कई लोग हैं ना, वो जॉब इंटरव्यू जाने से पहले ही कहते हैं यार हमारी सोर्स लगवा दो, हमारी बात करवा दो। अरे भाई तुम जाके बैठो तो सही, अपनी CV तो दो। मैंने बोला ना, मैंने उन बच्चों से ही बोला, 2 सवाल ऐसे हैं जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज की। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत कुछ किया, चाहे प्रॉपर्टी मार्केट में किया, शेयर बाजार में किया, सब कुछ किया, लेकिन वो 2 सवालों ने तो मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी ना। अगर मैं 2 सवाल, एक सवाल मैंने उन बच्चों से किया और एक सवाल मैंने इनसे किया कि मुझे पढ़ाने दोगे। तो अगर आपको जन्नत में जाना है ना, तो उसके लिए भी मरना पड़ता है। एक बंदा बोले मरे बगैर ही जन्नत में चला जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मरने के लिए तो ये करना पड़ता है। बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट ये हुआ था कि मैटको फूड्स, फलक राइस एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ओके। तो मैंने उनके साथ काम किया एज एन इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर। मैं तकरीबन 28-29 साल का हो गया था। मैंने कराची से बाहर कदम, शायद हैदराबाद गया हूँगा, जहाज़ की शक्ल नहीं देखी थी मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था। सही। तो जब वहाँ अपॉर्चुनिटी आई तो मैं गया इंटरव्यू देने। वहाँ जब देखा तो लोग बैठे हुए थे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ। मैंने कहा यार ये नहीं होना, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी आई थी, आई जस्ट अपीयर्ड। रमज़ान में 27 रमज़ान को इंटरव्यू दिया था, फिर बीच में एक इंटरव्यू और हुआ, फिर उसके बाद मैं भूल गया, वो भी भूल गया शायद मुझे। बकरीद से 2 दिन पहले कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है। तो मैंने कहा कौन? तो उन्होंने बताया। मैंने कहा अच्छा हाँ, एक ज़माने में दिया था मैंने। मैं चला गया उनके पास, तो पता चला कि उन्होंने एक बंदे को हायर कर लिया था, लेकिन वो बंदा जल्दी छोड़ के भाग गया। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन उनको नज़र आया था वो मेरा था, क्योंकि उसमें एक भूख भी थी हसल की, ट्रैवलिंग का शौक़ भी था, और मैंने कहीं ना कहीं उनको ये कहा था कि यार वो कुछ डेस्परेशन होती है ना कि जैसे आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली मैं पैसे भी थोड़े से कम चार्ज किए थे उनसे, सही है। लेकिन उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे 11-12 मुल्क 2 साल के अंदर, और इस किस्म की हेक्टिक ट्रैवलिंग हुई कि मैं आज तक वो दौर सोचता हूँ कैसे किया मैंने। तो पूरे आप ज़िंदगी के 37 साल हटा दें और वो 2-2.5 साल हटा दें तो वो अलग है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती अगर मैं अपेयर ही नहीं होता, अगर मैं उसमें ये देखता कि यार ये तो इंटरनेशनल से एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं हो जाता है आदमी का। वो कहते हैं ना, वो तफरी लतीफ़ा था कि एक पठान, खैर पठान नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बंदा दुआएं मांग रहा है मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को बच्चा दे दे। तो सामने बंदा बोलता है कि खैर है यार, हो जाएगा तुम्हारा, कोई मसला नहीं है, शादी कब हुआ तुम्हारा? तो बोलता है ये शादी तो मेरा हुआ ही नहीं। तो बोला जाके शादी तो होगा फिर बच्चा होगा। तो ये चीज़ है ना हमारे साथ, वही मरने के लिए जन्नत में जाने के लिए मरना तो पड़ेगा। एफर्ट नहीं है लेकिन काम होता है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपको वही अपॉर्चुनिटी अभी दी जाए टीचर बनने की, तो क्या यही सिनेरियो रहेगा और किस तरह डिफरेंट होगा सिनेरियो? अच्छा, टीचर तो मैं अभी भी हूँ। हाँ नहीं, लेकिन उसी को हासिल को स्टार्ट करने को बोला जाए इस वक्त, अगर आप वो कहते हैं टू एंटर द मार्केट, हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, ये याद रहे। आप चाहे लाइफ में उठा के देखें, अगर इस वक्त स्टीव जॉब्स पैदा हो जाए, इस वक्त आप क्या कहते हैं? क्या स्टीव जॉब्स doesn't stand a chance? अगर इस वक्त बिल गेट्स पैदा हो जाए, हाँ, तो असल में इंसान की, मैं ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा है मैल्कम ग्लैडवेल ने दिया है कि इंसान की जो तारीख़ पैदाइश है ना, जो उसका पैदा होने वाला टाइम है, वो उसकी सक्सेस में बड़ा मैटर।
आउटलायर्स में किया है ना उसने, आउटलायर्स में किया, और फिर 10,000 आवर्स। हाँ 10,000 आवर्स। तो वो कैसे कि उसने कहा आप जरा सोचे कि 19s की बिगिनिंग में जो लोग पैदा हुए बेचारे बदनसीबी थे ना यार क्योंकि जैसे ही वो गबरू जवान हुए, वर्ल्ड वॉर, फिर वर्ल्ड वॉर, फिर ग्रेट डिप्रेशन, तो यार उन्होंने तो पूरी जिंदगी ये देखा, सही है ना। इसी तरह आप जरा सोचेंगे जो लोग 1998 99 में पैदा हुए वो भी बड़े मुश्किल में आए क्योंकि कोविड आ गया। जैसे ही आप जवान हुए, आपका ए लेवल्स इंटरमीडिएट खत्म हुआ या ग्रेजुएशन खत्म हुई और अब आप पहुंच रहे हो, दुकानें बंद है। हाँ 1-2 साल दुकानें बंद होना कोई मजाक है? कितना बड़ा डिप्रेशन है। तो पता चला वो, अच्छा अब हम इन इवेंट्स को हटा देते हैं, नॉर्मल इवेंट्स रखते हैं। तो अब उसके बाद ये है कि चीज़ों का राइट टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो राइट टाइम ना हो, अगर वो हेनरी फोर्ड, उसने गाड़ी बड़े टाइम पे ही पैदा की, टाइमली बनाई, बिल्कुल सही है ना, टाइमली वो गाड़ी पैदा हुई। टेस्ला वो भी बिल्कुल एक टाइमली पॉइंट है। इसी तरह मैकडॉनल्ड्स को आप देखें, मैकडॉनल्ड्स को देखें तो उन्होंने असेंबली लाइन सिस्टम जो इसमें इंट्रोड्यूस किया था फूड में, वो भी टाइमली था। फास्ट फूड, मैकडॉनल्ड की जो हम बात करें, फास्ट फूड, सोचे अगर वो 2 बुजुर्ग भाइयों के हाथ में रहता, वो जो 2 मासूम से भाई थे, बिल्कुल, जिनको पता ही नहीं था कितना स्केल हो सकता है, क्या हो सकता है और इसकी क्या वर्थ है, और जिन्होंने कभी उस विसिनिटी से बाहर ही नहीं देखा। सही बात है। तो इसका मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि मैकडॉनल्ड उनका था, लेकिन असल में मैकडॉनल्ड, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, उनको लगता है वो तीसरे ने कब्जा किया था। क्या नाम था उसका? क्रॉक, ऐसे कुछ ना नाम उसका, क्रॉक, हाँ रे क्रॉक आई थिंक। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसने तो कब्जा किया। अगर वो ना होता तो ये मैकडॉनल्ड भी ना होता, उनको पता भी नहीं होता किसी को कि ये कि इस तरह भी हो सकता है कि रियल एस्टेट ऐसे भी चलती है और ये फास्ट फूड होता है। फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ असल में तो रियल एस्टेट बिजनेस है वो, सही। यस, तो ये कहने का मकसद है कि हाँ भाई राइट टाइम। और मैं यूएस के लिए कहता हूँ, लोग कहते हैं ना यूएस का फ्री वेज ऐसे, मैं कहता हूँ ये यूएस भी जो बन गया वो पहले बन गया। अगर आज आप यूएस को ही बोले ना कि इस तरह अब ये वापस बन के दिखाए इतने, अब तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो हर चीज़ का एक टाइम है। तो जब मैं उस वक्त आया, उस वक्त हमारे मुल्क में जो क्वालिफिकेशन थी ना, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसका भी वो स्टार्टिंग थी, बिल्कुल फेज स्टार्टिंग था। उस वक्त मेरे सामने भी कंपटीशन कोई नहीं था। जैसे अभी मैंने कहा ना कि अभी तो शहर पे कब्जा हुआ है या मुल्क पे कब्जा हुआ है। अच्छा, हम खुद अभी सिर्फ इस शहर में नहीं पढ़ा रहे, जो हमारा अपना कॉलेज है, हम लोग इस वक्त 40-50 कंट्रीज में पढ़ा रहे हैं ग्लोबली ऑनलाइन। तो जिस वक्त मैं आया उस वक्त तो ये सब था ही नहीं, फेसबुक अकाउंट ही नहीं था, ईमेल ही नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी। जो 2003 की अगर मैं बात करूँ इस तरह, और मेरे सामने कॉम्पिटिटर सारा ओल्ड स्कूल था, तो मेरे लिए कितना अच्छा रूम था खेलने के लिए। और उसके बाद तो कहने का मकसद ये कि मैं भी ये कहूँगा कि अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देता और बोलता था यार बड़े होके ये काम कर लेंगे, तो बड़े होके ये काम नहीं होता। और ये बात मैं बच्चों से भी कहता हूँ। और अब तो टाइम ऐसा आ गया कि अब वो 18-19 साल की एज भी नहीं चाहिए, अब यू कैन डू एट द एज ऑफ 10-11। बिल्कुल 11-12 में कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे दोनों बच्चे वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेट थोड़ा उनको करना पड़ता है। मेरी बेटी ने एक वीडियो बनाई, नेस्प्रेसो कॉफ़ी है ना, उसके रिसाइकलिंग प्रोग्राम पे। उसका रिसाइकलिंग एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, उसमें बाकायदा नेस्प्रेसो ने उसको एक्नॉलेज किया और घर पे उसको गिफ्ट्स वगैरह भेजे। मैंने कहा देखो भाई, क्या आपको ग्लोबल नेस्प्रेसो बोल रहा है, नेस्प्रेसो कॉफ़ी आपको बता रहे। तो अब उनको भी मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन वही एक और मसला भी है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि समटाइम आपकी जो ताकत होती है ना, वही आपकी कमज़ोरी बन जाती है। और स्ट्रेंथ बिकम योर वीकनेस। ऐसा होता है ना कि आपकी अमूमन ये है कि जब घर में खाना पीना सब इंजॉयमेंट चल रही हो ना, तो उन बच्चों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है। भाई हमें तो हर चीज़ खुद करनी पड़ी ना, कि वही यार वो टेबल टेनिस का टेबल ला के कि यार खुद काटना पड़ेगा। अगर हम भी ऐसे इजी गोइंग चल रहे होते, जैसे ये बाप की कॉर्वेट में घूम रहे हैं, तो फिर ठीक है, चलता रहेगा। तो ये बड़ा मसला होता है कि हाँ, योर स्ट्रेंथ समटाइम आपकी कमजोरी आपकी ताकत बनती है, और समटाइम आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बनती है। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी बात है कि बेसिकली पेरेंट्स की ओरिएंटेशन बड़ी काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स को पता है कि यार ये वो सिचुएशंस क्रिएट करने के काबिल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुश आपने किया, तो आपको पता है कि भाई कहीं ना कहीं से पुश चाहिए होगा, अगर पुश नहीं करूँगा तो फ़ायदा ही नहीं है, आप अपने काम में लगे रहें। तो यही होता है। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि भाई मैंने मेरा बेटा 11 साल का है, 12 साल का हो जाएगा नवंबर में। मैंने उसको बोल दिया अभी से, मैं उसकी मेंटल ओरिएंटेशन कर रहा हूँ कि 15 साल में तू घर में पैसे लाएगा, मुझसे पैसे नहीं लेगा। सही है, क्योंकि मैंने बेसिकली मैं मेमन कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मेरे अच्छे खासे दोस्त रहे हैं। तो मैंने जो सबसे बेहतरीन चीज़ देखी है ना, मैंने स्माइल इंडस्ट्रीज़ में काम किया, जहाँ पे अकाउंटेंसी में सारे बेसिकली मेमन बैठे हुए थे, और मेंटल एजिलिटी, फाइनेंशियल कहते हैं ना, इंटेलिजेंस उरूज पे। तो उनके साथ बैठ के, और जो उनके बच्चे होते हैं, खासतौर पर पान वाले की दुकान पे बैठ रहे हैं, किसी दुकान पे बैठ रहे हैं 16 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, तो उनकी इंटेलिजेंस बहुत ग्रो कर जाती है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम देम, कि अपने बच्चों को शुरू से आप इन चीज़ों पे डालो। मेरे पास नेस्ले में मेरा एक बॉस था, हु वाज 7 to 8 years old, 8 years यंगर देन आई एम। तो मेरा बॉस था, और माशाल्लाह उसका अक्यूमन बेहतरीन।
तो ये सब चीज़ें बड़ी लर्न करने की होती हैं। अब आप ये बोले कि भाई नहीं यार, बहुत सारे पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं कि नहीं भाई एक वक्त आएगा, जैसे हमारे पेरेंट्स ने प्रोटेक्ट करके रखा हमें कि नहीं यार एक ग्रेजुएशन होगी फिर नौकरी होगी। नहीं, अब वो दौर है ही नहीं। अब 10 साल का यूट्यूबर अगर ग्लोबली करोड़ों कमा सकता है तो आपका बेटा भी कुछ भी कर सकता है। फिर वो जैसे बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, आप जैसे लोगों की वीडियोस में दिखाता रहता हूँ, देखो कंटेंट देखो, ये देखो। फिर बच्चों को मैं बेसिकली ओरिएंटेशन किस तरह करता हूँ कि अगर बच्चा बोलता है ना यार इसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं बोलता हूँ अब जाओ इसकी पहली वीडियो पे। तो उनको 6 साल पुरानी वीडियो मिलती है, 9 साल पुरानी, 10 साल पुरानी। तो मैंने कहा ये थी कंसिस्टेंसी। आप आज से स्टार्ट करोगे ना तो देखो 11 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में कहाँ चले जाओगे। आपका स्कूल आपको सराखों पे बिठाएगा कि नहीं यार ये इन्फ्लुएंसर बंदा है, ये है वो है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ये अगर आप भी अपनी मैं अपनी वीडियोस देखता हूँ, मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैं कभी एक्सेप्शनल अपनी कोई वीडियो जाके देख लूँ ना पुरानी, कभी आ गई हो ऐसे, मुझे ऐसा लगा एक बीमार आदमी बना रहा है। मेरी ऐसी हालत अजीब सा नहीं देख सकता, अजीब सा लगता यार ये तो एक इतना शरीफ और बीमार आदमी, ये कैसी वीडियो है। मैंने, और टॉपिक कैसा, टिपिंग पॉइंट, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैंने 7 साल पहले वीडियो बनाई होगी। सही बात है। मैं बोल रहा हूँ यार ये तो बिल्कुल शराफत से बात कर रहे हैं, और कितना इवॉल्व हो जाता है आदमी, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल है। व्यूज क्या आते थे, 3000 4000, एम वाली शक्ल थोड़ी सोची थी कि मिलियन व्यूज भी आएंगे। सही बात, सही बात। वो देखे और बहुत जल्द देखे। लेकिन ये है कि मुझे बहुत लोग बोलते थे, मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे तो क्या हुआ, भाई को बोलते थे कि यार ये वीडियो क्यों बना रहा है। अव्वल तो यार ये मेरा पेज है, मेरी मर्जी, सीधी बात है ना, ह्यूमन फ्रीडम भी कोई चीज़ है ना। मैं आज भी ये बोलता हूँ, जो लोग कमेंट लिखते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ भाई नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया करूँगा, भाई गलती हो गई ये वीडियो बना के, क्षमा चाहते हैं। तो एक तो पहली बात मेरा तो ये थैंक्स फॉर द फीडबैक, ये भी बहुत अच्छा है कि भाई फीडबैक। और सही बात है, देखिए इसमें ऐसा है कि जब हमें बोलने की आज़ादी है तो उनको भी बोलने की आज़ादी, बस एक रिस्पेक्ट में बोलना चाहिए, लेकिन वो भी उनकी मर्जी है, खैर कोई नहीं। अच्छा, अब इशू ये है कि जब आप पीछे जाके देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा यार कंसिस्टेंसी क्या होती है, कि भाई चलता रहे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो ये प्रोफेशन है ये बोलना, मेरे लिए पैशन है, सही है ना। मैंने पैसों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, सबसे अहम बात वो दिखता भी नहीं। यानी मैं रिटायर्ड होने के बाद वीडियो बनाना शुरू की ना, तो मैं तो अपनी खुशी से वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मेरी वीडियो में कभी कोई एडिटिंग आज तक कुछ नहीं बनाया। कैमरामैन भी मैं खुद हो गया हूँ, एक्टर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। बल्कि मेरी बेगम ने, आपने बर्नी मैडॉफ की वीडियो थी कुछ थी, आप पेपर पे लिख के बैठे हैं ना आप, तो उन्होंने कहा यार कितना नेचुरल स्टाइलिश बंदेगा कि ये कोई कट नहीं है इसमें, मतलब कहीं कट नहीं है। आपने ये कहा कि यार मैं भूल जाता तो मैंने अपने पास पर्चा रखा है, आपने पर्चा निकाला, तो मैंने कहा देखो इस पे व्यूज़ भी हैं, क्योंकि होता क्या है कि बंदा ऑथेंटिसिटी भी चेक कर रहा होता है ना। और देखिए 2 तरह के लोग होते हैं हर फील्ड में, एक वो तो लोग होते हैं जो पैशन से काम कर रहे होते हैं, एक वो लोग हैं जो पैसा दे के कूद पड़ते हैं बीच में, वो डिसरप्टर्स होते हैं, एक वक्त आके प्राइसिंग को चेंज करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कौन रुकता है, जो बेसिकली पैशन से स्टिक कर रहा होता है। अब आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रामेश का पॉडकास्ट हुआ था, रामेश ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि कंटेंट क्रिएशन में बात हो रही थी कि कंटेंट बनाते रहते हो यार, कब करते फालतू काम है, और क्यों करते हो, पैसों के लिए करते हो। तो बोलता है कि भाई गैरी वी आज तक कंटेंट बना रहा है, गैरी वी वाइन मीडिया वाला, सही है, उसने 14 साल 15 साल पहले स्टार्ट किया था, वाइन की वीडियो से स्टार्ट किया था, आज तक कंटेंट बना रहा है। उसने कहा कि मैं दिन में 100 कंटेंट पीसेस तो फेंक देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो वो क्यों बना रहा है, पैसे चाहिए उसको, पैसे की कमी है नहीं, उसका पैशन है, हेल्प करना उसका पैशन है। तो ये लोग नहीं समझ पाते। अच्छा, आप मुझे बताएं यूएस का फॉर एग्जांपल, हम तो खैर विदेशी लोगों को बड़े उससे देखते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यू हैव बीन इन यूएस फॉर हाउ लॉन्ग नाउ? It's been 8 years. 8 years, सही है, 7.5 8 years. बिल्कुल। और उससे पहले आपकी रहायश कराची में ही रही है? कराची में रही, कराची में रही है। और कराची तो खैर माइक्रोकॉज़म है ना पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ पे जितनी बेचैनी और जितना इंतशार है शायद ही पूरे पाकिस्तान में हो। आप कराची से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आपको हवा पुरसुकून मिलेगी, यहाँ की हवा में बेचैनी है। सही बात। तो आपको जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट के जो चीज़ें हैं, कितना डिफरेंस है, और क्या ऐसी लर्निंग्स हैं जो आप चाहते हैं कि यार अगर यहाँ इस तरह सोचना भी शुरू कर दे ना इंसान, सोचना भी शुरू कर दे, तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है? लेकिन सबसे पहले तो कई लोगों को मैंने ये देखा कि आप उनसे पूछे ना कि, या वो कमेंट आके लिख रहे होते हैं, या आप महफिल में भी देखे ना बात कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं यार हमें भी पता है, हमने भी यूएस देखा है, उन्होंने जाके डिज्नी वर्ल्ड देखा होता है फ्लोरिडा का, सही है ना। एक शख्स जो टूरिस्ट गया है एज ए टूरिस्ट, न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स देखी, फ्लोरिडा को देखा, ये तो ऐसा ही हो गया कि मैं किसी नेटिव टेक्सन को बुलाऊं, किसी वहाँ के किसी गोरे को जो पूरी ज़िंदगी उतर रहा हूँ, और उसको मैं कराची लेके आऊँ और उसमें कायदा से मज़ार दिखाऊँ, 1-2 पॉलिटिकल स्पीचेस सुनाऊँ, मैकडोनल्ड घुमाऊँ, ये वो 2-4 जगह देखूँ, और उसके बाद वापस ले जाऊँ। क्या वो मुझे कराची पे अपनी राय दे सकता है? दे सकता है, लेकिन उसकी राय किसी काम की नहीं है, प्रैक्टिकल। अगर वो राय दे रहा है तो वो गलत कर रहा है कि यार कराची ऐसा शहर है। जैसे वो मैंने अभी राइट, और आप भी बेस्ट ही दिखाएंगे ना उसको हर चीज़। यस, जो मैंने अभी राइट की थी,
6 महीने पहले, क्या वो कराची है? वो तो नहीं है ना, वो तो फोटोशूट है कि भाई हमारी बाइक्स कैसी नजर आ रही, पता नहीं अगर आपने देखा हो नहीं देखा। 6 महीने पहले जो यहाँ के राइड की थी लियारी एक्सप्रेस वे की, तो वहाँ जो टेक्सन्स हैं वो मुझे बोलते हैं Where did you go? Highly impressed. कौन सी जगह है यार, क्या जबरदस्त। अरे भाई इनको क्या पता आगे कैसी वीगो चल रही है, उसके ऊपर कैसे कैमरे लगे, और यहाँ से नीचे उतर के फोन भी छिन सकता है। बिल्कुल। तो ये सबसे पहली तो बात यही है कि लोगों ने जो सारी मिथ बना रखी है वो छोटे छोटे स्नैपशॉट्स पे बना रखी है अपने दिमाग के, कि भाई वो गया उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। जैसे ये बड़ी एक परसेप्शन बनी हुई, अभी रिसेंटली बात हो रही थी कि वहाँ तो माँ बाप का ख्याल ही नहीं रखा जाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। ये गलत सोच है। जब तक आप उस सिस्टम में रहोगे नहीं, जैसे जब तक आप यहाँ नहीं रहोगे, आपको कैसे, आप मुझसे कराची के बारे में पूछेंगे मैं आपको सब बता दूं, क्यों आप रहे हैं ना। बिल्कुल, मुझे पता है। मैंने यहाँ के टायर वाले से डील किया है, मैंने यहाँ के प्लम्बर से डील किया है, इलेक्ट्रिशियन से डील किया है, पुलिस से डील किया है, सब कुछ, पॉलिटिशियन से, मैंने सबसे डील किया, गवर्नमेंट ऑफिस से डील किया है। और 8 साल में कोई चीज़ चेंज थोड़ी हुई, आज भी वैसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही मैं अभी भी डील करता हूँ। अभी भी वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गया था अभी 2 दिन पहले। तो कहने का मकसद ये, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ना भाई कराची में कैसे काम होता है, कैसे बोलना होता है। सही है, ऐसा ही है। इसी तरह आप मुझसे यूएस का पूछेंगे तो यूएस के लिए भी आपको उनके सिस्टम में रहना पड़ेगा, आपको उधर उनके घरों में रहना पड़ेगा, पड़ोसियों के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपना घर उधर बनाया, मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो बोलता है मुझे एडवाइस चाहिए, सही ना, मुझे एडवाइस लेनी है। उसने कहा ठीक है भाई, अपने से 20 साल बड़े आदमी से एडवाइस लेना। ओके, हाँ, बड़ों की इज्जत करते हैं, दुआएं लेते हैं। वो एडवाइस ले ली उसने एक बड़े आदमी से कि मुझे किस जगह घर लेना चाहिए। भाई उसने एक बड़े आदमी से तो एडवाइस ली जो कि एज में बड़ा था, लेकिन वो शख्स इतना गरीब था उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी घर नहीं बनाया। क्या उससे आप प्रॉपर्टी मार्केट की एडवाइस लेंगे? अब ज़रा थोड़ी देर सोचें। उसको कभी ये भी पता होगा कि ब्रोकरेज के नॉर्म्स क्या हैं। सही बात, ब्रोकरेज फी क्या, जो उस काम में कभी गया ही नहीं है ना। ऐसा ही है। तो आपको बाकायदा उस पूरे सिस्टम में हर उसके प्लम्बर से भी मिलना पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रिशियन से मिलना पड़ेगा, उसके मजदूर से मिलना पड़ेगा, उन नेबर्स से मिलना पड़ेगा, उनकी स्कूलों में पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ। तब जाके आप उस सोसाइटी को समझोगे कि हाँ यार ये लोग कैसे रहते हैं। तो ये जो एक बात है ना कि जी पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते, ये मैं एक मिथ आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ओल्ड एज हाउसेस है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है भाई, वो तो एक सरकार है, वो दे रही है भाई सारे फंड्स, या जो रखना चाहते हैं वो रखें। क्या हमारे यहाँ ओल्ड एज हाउस नहीं होते? क्या हमारे यहाँ माँ बाप के साथ क्या ज़रूरी है कि अच्छा ही ट्रीटमेंट होता है? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, हर जगह ऐसा। तो ऐसा वहाँ भी है। मैंने उनको भी इस तरह देखा, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए। तो ये भी एक मिथ है। इसी तरह एक मिथ ये भी है। अब मैं ज़रा थोड़ी बुराई वाली मिथ भी बताऊँ। हमारे यहाँ लोगों में सब्र नहीं है, उधर लोगों में सब्र बहुत है। क्या बेवकूफ़ाना बात है। कैसे सब्र है भाई? आप ये तो सोचो कि आप इतने छोटे शहर में रह रहे हो। मुझे कराची इतना छोटा लगता है। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि यार मैं आधे घंटे में आऊँगा, 10 मिनट में पहुँच गया। 10 मिनट में पहुँच गया। यानी मुझे ये इतना छोटा सा लगता है। अगर इसमें मिसमैनेजमेंट ना हो ना, ट्रैफिक तो नहीं, मिसमैनेजमेंट ना हो तो यूं गाड़ी जाती है तो 5 मिनट में क्लिफ्टन है और 10 मिनट में PCHS है और 5 मिनट में एयरपोर्ट है। ऐसी हाल है। इतना छोटा है। इतने छोटे शहर में आप करोड़ों लोगों को भर दो और आप बोलो सब्र करें। ये सही बात नहीं है। ये सही बात नहीं, सही ना। इतने छोटे रोड्स पे इतनी सारी गाड़ियाँ हो, आप उनको डाल के देखें, गोलियां निकाल लेंगे, यकीन करें। मैं सही बताऊं, 5-10 मिनट का उनके अंदर सब्र नहीं होता। आपने कभी कभार देखा है फेसबुक पे दिखा रहे होते हैं कि ये देखें एक लेन यूँ जा रही है, एक लेन यूँ जा रही है, यूँ गाड़ी आ रही है, बस यही लेन है, सही है ना। तो बोलते हैं कब वो दिन आएंगे कि हमारी गाड़ी यहाँ से यूँ नहीं जाएगी, जैसे अपने यहाँ कर जाते हैं ना लोग। मैंने वहाँ लोगों को देखा अपनी गलियों में ही कि स्कूल का जब फर्स्ट डे होता है ना तो मिसमैनेजमेंट होती है वहाँ पे। स्कूल का अभी जब आएगा ना फर्स्ट डे स्कूल का, वो मिसमैनेजमेंट होगी। तो 5-10 मिनट वेट नहीं होता लोगों से और वो गलत ट्रैक पे आके चढ़ जाते हैं। ये मैंने, अगर मैं ना देखता तो मैं बोलता भी नहीं। आपने देखा मेरी वीडियोस में ज़्यादातर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं किताबें पढ़ी वाली और ये वाली बातें मुझसे नहीं होती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ट्रैफिक लगा, बाकायदा ट्रक लेके दूसरी लेन पे फुटपाथ क्रॉस करके, क्योंकि ऊंचे ट्रक है उनके पास, ऊंची वीगोज हैं, उठा के दूसरी तरफ निकल जाएंगे। हू केयर्स। मैंने सिग्नल तोड़ते हुए लोगों को देखा है, क्योंकि हमारे टेक्सास में कैमरे नहीं है। ये भी ह्यूमन फ्रीडम के अगेंस्ट, जो कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता, जब तक पुलिस वाला नजर ना आए वो आपको टिकट नहीं दे सकता। जैसे लंदन वगैरह में आप देखते हो ना कि कैमरा है, कैमरे ने देख लिया आपको टिकट घर पे पहुंच गया, लेकिन उधर नहीं है। तो मैं खुद देखता हूँ कि आप खड़े रहो। यहाँ तक कि मुझे अब वहाँ ये भी करना पड़ता है कि जब ग्रीन लाइट होती है ना तब भी मैं एक नज़र देख लेता हूँ, क्योंकि हम मोटरसाइकिल वालों को तो ये बताया गया है कि भाई ज़रूर देख लो, कोई भी सिग्नल तोड़ सकता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स। ये वहाँ भी लोग सिग्नल तोड़ते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं वहाँ लोगों में बहुत सब्र है, हमारी आवाम में सब्र नहीं। अरे बेचारे कैसे सब्र हो, वसाइल ही कम है, तो ज़ाहिर गुस्सा तो आएगा। जब उनके पास वसाइल के साथ गुस्सा है तो यहाँ तो वसाइल ही नहीं है। इतने वसाइल हैं वो कभी एज्यूम ही नहीं कर सकते इधर रहना। मैं आपको समझा नहीं सकता। सही बात। यानी बहादुराबाद और तारिक रोड जितनी जगह पे तो 6 घर बने हुए, जिसमें से एक घर मेरा होगा। अब आप सोचें कि पूरे बहादुराबाद और तारिक रोड पे अगर 6 घर हों, 6 फैमिलीज रहती हों, हाँ वो बोले अब भी लड़ रहे हो तुम,
कौन लड़ेगा? सही बात है। अब जरा सोचें, आपने कभी देखा होगा मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे घर के पीछे कितना बड़ा गार्डन है, वो लेक कितनी बड़ी है, तो अगर आप उस पर वॉक करें तो आप हैदराबाद तारिक रोड को क्रॉस कर जाएंगे। तो आप बताएं इतनी खुली जगह पे रह के भी लड़ाई होगी। और अब भी क्या पार्किंग का मसला होगा? भाई मसले तो तब होंगे ना जब वसाइल कम होंगे, जब घर में हर एक की अपनी गाड़ी हो तो लड़ाई किस बात की? सही बात। तो ये कहने का मकसद है कि ये वाली बात ये गलत है। ये हमें बताई गई है कि भाई वो इस तरह करते हैं, ऐसा नहीं करते। उनमें भी अच्छा, इसी तरह बहुत से ये बोलते हैं कि वो उनका मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। आप वो चैनल देखते हो, उनका मीडिया सारी बुराइयां रिपोर्ट करता है, धड़ाधड़ रिपोर्ट करता है। हम लोग को खूब डिप्रेस किया हुआ है उन्होंने। आप जितने उठा के देखें, आज ये किलिंग हो गई, आज वो सुसाइड हो गई, हर एक के पास तो वेपन है। तो ये सब तो आप बोलते हो कि उनका मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। देखिए हमारा मीडिया बहुत गलत है, वो रिपोर्ट करता है। उनका मीडिया भी दबा के रिपोर्ट करता है। उनके यहाँ भी यही पॉलिटिकल फाइट है, वो भी दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वहाँ भी यही होता है। अच्छा, उनको ऐसा लगता होगा कि पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, हाँ, कि पाकिस्तान बहुत पुरअमन जगह है, वहाँ तो मीडिया, क्योंकि वो जंग अखबार नहीं पढ़ते, वो डॉन न्यूज़ नहीं देखते होंगे, हैं, वो समा नहीं देखते होंगे, ऐसा है नहीं। सही बात। तो उनके अपने, तो वो भी यही सोचते होंगे, वो भी अपने घर वालों को यही बताते होंगे। जिस तरह इधर पॉलिटिकल और रिलीजियस फाइट है, उधर भी ऐसा ही है, बड़ा शोर है उधर भी कि वो चर्च पे टैक्स लगा दो और ये सारी चीज़ें उधर भी चल रही हैं। अब देखिए डिबेट पॉलिटिकल डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की, हर जगह ऐसे ही चल रहा है भाई। लेकिन सारे इन दो ममालिक को कंपेयर जो कर रहा है वही बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन है। और कुछ आप तो गलत कंपैरिजन कर रहे हो। इसीलिए जब मेरा जहाज लैंड कर रहा होता है ना, सीवी मुझे नजर आ रहा होता है, हाँ जी बहरिया टाउन नजर आ गया, नीचे उतर रहा है, फौरन स्विच ऑफ करता हूँ टेक्सास का, कराची स्विच ऑन, बर्दाश्त का लेवल ये ऊपर, सीधा अब बर्दाश्त से चलना पड़ेगा। सही है ना? कराची के मजे भी तो है ना, अब एंजॉयमेंट भी करनी है, वरना यकीन कर रहना तो हमें चाहिए एबटाबाद जाके या मानसेरा जाके या सवात जाके, लेकिन हम लोग को रहना भी कराची में उन सबको भी इधर ही आके रहना है और हमें भी रहना है। मैं भी नहीं छोड़, मुझे कराची इतना पसंद है, सही है ना, कि मैं कहाँ यहाँ इसको छोड़ूँ। फिर अब इसकी बुराई भी ना करो भाई, ये तो चलेगा, इतने सारे लोग हैं, ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अच्छा, इसी तरह अभी मेरा जहाज उड़ेगा ना, तो जैसे वो टेक्सास लैंड कर रहा होगा, कराची स्विच ऑफ, टेक्सास स्विच ऑन, अब अलग तरीके से गाड़ी चलेगी, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए पहले दिन उतरते ही गाड़ी चला लेता हूँ। बहुत से लोग यूएस से आते हैं, वो गाड़ी नहीं चलाते, भाई यहाँ गाड़ी कैसे चलाएंगे, मुझे पता है गाड़ी कैसे डालनी है इसमें, हाँ बहुत गाड़ी डालनी पड़ती है ना, स्टॉप का साइन तो है नहीं, कोई राइट्स तो है नहीं। अगर अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं यार कोई तमीज़ नहीं है गाड़ी, आप यकीन करें अगर कोई तमीज़ से इधर गाड़ी चला ले ना, रोक ले अपनी गाड़ी, रोक ले। देखिए अब रियल बातें करें, बचपन में जो बातें बताई थी वो गलत है, सब उसको भूल जाएं। अगर कोई गली के कोने पे खड़े होके कि मुझे रोड पे घुसना है तो मैं रुका रहा हूँ, जैसे हम लोग वहाँ यूएस में रुकते हैं, सही है ना, पूरी ज़िंदगी रुका रहेगा, क्योंकि कोई साइंस नहीं है जो उधर कोई लाइट हो, सिग्नल हो जो उसको रोकेगी। ट्रैफिक आता रहेगा, आपको किसी तरह एडजस्ट करके गाड़ी डालनी होती है। दिस इज कराची। अब बोले ये तो बड़े बदतमीज लोग हैं, ये बदतमीज कहाँ है यार, या तो राइट्स बना दो, ऑलवेज स्टॉप्स बना दो कि भाई दो गाड़ियां इधर से गुजरेंगी, दो इधर से गुजरेंगी, दो, जिस तरह सिग्नल्स पे होता है सारी चीजें। लेकिन वो ऐसा है ही नहीं, एक साइंस के एक वक्त में कितनी गाड़ियां गुजरेंगी या तो कुछ नहीं पता। तो फिर इसी तरह होता है। तो यहाँ का स्विच अलग है, वहाँ का स्विच अलग है। क्या ख्याल है? तो और मुझे कभी कभार अब ऐसा भी लगता है, जो लोग कहते थे ना कि यार, और अभी भी कहते हैं यार गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, यार पॉलिटिशियन कुछ कर नहीं रहे, फलाने ने ये किया और ये, सब मिल के भी कुछ कर लें तो ये शहर का कुछ नहीं हो सकता। भाई इसमें लोग ज्यादा हैं, इसमें जगह कम है, लोग ज्यादा है, कोई कुछ, आपको आज बना दे सीएम, क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुझे बना दे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिरा ही नहीं मिलेगा आपको। कैसे मैं करूँ, कैसे? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को इतनी सारी गाड़ियां, या तो सारी गाड़ियां खत्म कर दो, सारी मोटरसाइकिलें खत्म कर दो, और लोग पैदल चला कर, वैसे शहर छोटा है, पैदल भी चला जा सकता है, सही है ना, तो इस तरह लोग चलें तो एक बात समझ आती है, वरना इतनी सारी गाड़ियों के साथ थोड़ी हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट को, अब मैं गवर्नमेंट को भी बुरा नहीं कहता, अब मैं बिल्कुल ऐसी, मेरी देखिए सोच कैसी अच्छी होती जा रही है कि मैं गवर्नमेंट को बुरा नहीं कहता, पॉलिटिशियंस को, इसको मैं ऐसा कुछ भी नहीं यार, सबके लिए अट्रैक्टिव प्लेस ही यही है, सब इधर आते हैं और रहते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यू हैव ट्रेवल्ड अलॉट माशाल्लाह, यू हैव सीन द वर्ल्ड। ये भी एक तो अलमिया है ना, मसला सारा ये है कि कुएं के मेंढक जब कुएं के अंदर रह के देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि कुएं में सारे मसले हैं, समंदर में तो है ही नहीं, जबकि समंदर में वेल भी है, शार्क भी है। जब तक आप डाइवर्सिटी यानी आप नहीं देखोगे ना, और डाइवर्सिटी हैंडलिंग, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, कि यार हर किस्म के लोगों से, हर साउथ अमेरिकन से भी और नॉर्थ अमेरिकन से भी और एशियन से भी, सबसे, तो मेरी वो डाइवर्सिटी जो है ना, उससे मुझे बड़ा एक्सपोजर और बड़ी लर्निंग, ट्रैवलिंग फुल ऑफ लर्निंग। आप जहाँ जाते हो आप सीखते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी अहम, यूएस में एक बहुत बड़ा तबका है, और यूएस की स्टेट्स में जो कभी अपनी स्टेट से बाहर नहीं निकला। अब आपके लिए बड़ा शॉकिंग होना चाहिए कि जो टेक्सास में रह रहा है वो टेक्सास से बाहर नहीं निकला। अच्छा।
तो जब वो टेक्सास से बाहर नहीं निकला तो उसकी सोच क्या होगी? टेक्सास, बस पूरी दुनिया टैक्स, पूरी यूएस टैक्सेस नहीं, पूरी दुनिया भी टैक्सेस है उसके लिए, तो सबको टैक्सेस है। अभी एक मेरा दोस्त मुझे मिला, वो बैंक में उधर कनाडा में, उसने कहा कि मेरा एक टीममेट है वो टेक्सन है, बोला वो और मैं आए न्यूयॉर्क, और वो पहली दफ़ा न्यूयॉर्क आया था वो बंदा, कितना दूर है टैक्स। और मैं जब यूएस गया था ना तो मैं 7 दिन के अंदर न्यूयॉर्क चला गया था, मैं तो चारों दिशाएं घूमता हूँ। तो मुझसे तो ये देख के मुझे तो देखते बोलते हैं हे ट्रैवलर, सारे जो मेरे साथ राइड भी कर रहे थे बोलते मुझे देखते बोलते ट्रैवलर है ये, सही है ना। उसने कहा यार दिस इज न्यूयॉर्क, यानी वो अमेरिकन, बॉर्न अमेरिकन, वो बोल रहे दिस इज न्यूयॉर्क, यानी उसकी सोच में। अब आप जरा सोचें कि एक शख्स कभी एक गांव से बाहर ना निकला, पाकिस्तान में आ जाए, और आप उसके साथ बात करें और उससे फेसबुक पे कमेंट करें और उसके साथ बहस करें, यार असल में उस बेचारे का कसूर ही नहीं है, वो कभी वो चीज़ सोच ही नहीं सकता कि यार कराची क्या है। मेरा एक एम्प्लॉय आया था, वो एक दिन उसको मैं डॉल्मेन मॉल ले गया, जब वो फर्स्ट टाइम कराची आया था, उसके भाई ने मुझे ला के दे दिया कि भाई ये लड़का काम करेगा, मैं उसको डॉल्मेन मॉल ले गया साथ साथ। वो यकीन करे पॉज हो गया था ऐसे, उसने कहा भाई ये क्या है, मैंने कहा चल अब आ जा। अभी लड़का फिट हो गया है, सब समझ गया, 10-11 साल हो गया, अभी भी हमारे साथ ही अलग। तो ये कहने का मकसद है कि जब आप पैराडाइम शिफ्ट ही नहीं आएगा ना हर चीज़ में, जैसे आपने रिस्क एपेटाइट की भी बात की थी, रिस्क एपेटाइट भी ऐसे इंक्रीज होता है ना, जब आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता ही नहीं होगा कितने हद तक रिस्क जाएंगे, रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्या है, यार ये बहुत ज़बरदस्त रियलिटी है। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। और अगर हमारे बच्चे शुरू से ये थोड़ा बहुत, भाई देखिए जिसको ये वसाइल मिले हैं, तो देखिए ट्रैवलिंग भी सीधी बात है, लक से होती है, वसाइल से होती है, अपॉर्चुनिटी से होती है। और मैं तो अपने पेरेंट्स से भी ये कहता हूँ, सही है ना, क्योंकि वो भी मुझे कभी कहते हैं ना, मैं उनको मैंने वेगस भी घुमाया। लोगों का वेगस क्यों यार, वेगस तो पार्टी जगह है, इनका वेगस पार्टी। तो अब देखिए ये भी एक मिथ है, वेगस ठीक है पार्टी जगह है, लेकिन अब वो बहुत फैमिली फ्रेंडली भी हो गई। लेकिन मैंने कहा देखो, आपको ज़िंदगी में कितने कम लोगों को ऑप्शन मिलता है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कितने कम लोगों को ऑप्शन मिलता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स तक जाए, ठीक है ना। और उनमें से भी कितने कम लोगों को ऑप्शन मिलेगा वो टेक्सास में अपने बेटे के आसार, और बेटा कह रहा है कि वेगस देख के जाना है आपको। कोविड का टाइम चल रहा था, बिल्कुल। मैंने कहा आपको देखने का मौका मिल रहा है, $30 की टिकट मिल रही है अपने को, सही है ना, ज़्यादा भी होती तो कर लेते। सही बात। उन्होंने कहा सही है चलो देख लेते। हमने जाके वेगस देखा, ठीक है ना। मैंने कहा देखिए ये मौका सबको नहीं मिलेगा, और हो सकता है मौका आज आपको मिल रहा है, 1 साल बाद ना मिले। पैरों में हिम्मत नहीं है, क्या करोगे, चलना पड़ता है। पैसों में हिम्मत नहीं है, क्या करोगे, कोविड आ जाए क्या करोगे, 2 मुल्कों के हालात ख़राब हो जाए क्या करोगे। आज एक ऐसा टाइम है, ऐसे बादल चल रहे हैं, मेरा मूड ऐसा चल रहा है, आपका मूड ऐसा चल रहा है, हमारी सेहत ऐसी चल रही है, हमारी जेब ऐसी चल रही है, लेट्स डू इट, मौके पे चौका मार, लेट्स डू इट। तो इस तरीके से मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई देखो, खुदा आपको वापस इस प्लेनेट पे नहीं भेजेगा। आपने कहा ना हार्ले डेविडसन क्यों ली, बड़ा सोचता रहता था, फिर मैंने कहा ले लेता हूँ, फिर क्योंकि खुदा मुझे वापस नहीं भेजेगा कि जा भाई अब जाके चला के हार ले, अब तेरे को एक ही लाइफ दी थी, अब उसमें चला ले। जबरदस्त। तो मैं इसीलिए मैंने चला। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस की बात की ना, तो मैं पहले ये समझता था कराची में, ज़ाहिर है मैंने 3-4 दफ़ा मोबाइल छीने, कराची को गालियाँ दी, यार पता नहीं कैसा शहर है ये वो है। तुक्का लगा जोहान्सबर्ग जाने का, साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग में सुना तो था कि हाँ वारदातें होती हैं, कुछ होती हैं, तो देखा भाई शाम होटल में लिखा हुआ है शाम को 4 बजे आप बाहर जाएंगे तो आपकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, आपकी बिलोंगिंग्स की, आपकी जान और माल की। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या सीन है, तो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ सिर्फ लूटते नहीं है, लूट के मार भी देते हैं। सही है, वो जो ब्लैक्स होते हैं। तो मुझे कराची आके अच्छा लगने लगा, मतलब 5 दिन वहाँ रहा। मैंने कहा यार चलो कम से कम मोबाइल लेके जाते हैं, कुछ बोलते तो नहीं है। बहुत एक्सट्रीम केस होता है कि मार के चले गए, मतलब कहाँ से मैंने उसको कंपैरिजन किया, क्योंकि मेरा जो हराइजन है वो एक्सपैंड हो गया। दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे ये मसला होता है। फिर उसके बाद मैं जिबूती के एक जो सदर बाज़ार है, तो वहाँ पे जो मैंने हाल देखा सदर बाज़ार का, मुझे अपना सदर बाज़ार अच्छा लगने लगा। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है, तो लोगों को पता ही नहीं होता। यही मैंने इस पर वीडियोस बनाए, अगर आप थोड़ा 2-3 साल पीछे जाएंगे तो मैंने इस पर ही बनाई है वीडियोस, कि पाकिस्तान में वो आपको सिर्फ गन दिखाता तक नहीं है। आपको पता है मेरे तो कई स्टूडेंट को लूटा है, भाई इधर लगी भी है, बस दे चुप करके। सही है, देखिए कितने शरीफ चोर हैं। अब इस पे भी लोग कमेंट करेंगे कि यार आप ये चोर नहीं, लेकिन आप ये देखो, लेकिन हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, रिलेटिविज्म क्या है, कंपैरिजन क्या है। आपको पता है यूएस में अगर कभी मोबाइल अव्वल तो छीनते नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि सब क्या घोड़ा लगा हुआ है, घोड़ा वाला नहीं, हॉर्स वाला नहीं, घोड़ा, तो घोड़ा लगा हुआ है। तो इसका मतलब जब वो मोबाइल छीनते हैं, कभी छीना चपटी होती है ना, सबसे पहले वो बेसबॉल के डंडे से आपके सर पे मार के आपको गिराएगा कि यार इस शख्स को मुझे गिराना है पहले, फिर मैं इससे चीज़ ले सकता हूँ, वरना तो फाइट बैक करेगा मेरे साथ खतरनाक तरीके से। अब सोचें कि ये कितने शरीफ होंगे कि ये आपको बोलते हैं भाई मोबाइल दे दो, आप मोबाइल दे देते हो। अभी मैं 6 महीने पहले जब कराची से जाता हूँ तो मैं रिव्यू भी अपना देता हूँ, तो जब मैं इधर देख रहा हूँ तो लोग ये बुराई। मैंने कहा भाई देखो, कराची में मोबाइल छीनना इट्स अ नॉर्म, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है। कभी आपने ये देखा कि वो बोले
स्कूलों में फायरिंग हो रही है, अगर ऐसा आप बोलोगे ना कराची में, मैं बोलूंगा दिस इज एबनॉर्मल। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे टेक्सास में बोलोगे स्कूल में फायरिंग हुई, नॉर्मल है, नॉर्मल है। लेकिन अगर स्कूल आप टेक्सास में मुझे ये बोलोगे मोबाइल छीन लिया, मैं बोलूंगा अबे हमारी गली में मोबाइल कैसे छीन सकता है यार, हाँ, ये तो हमारी गैरत पे बहुत बड़ा सवाल आ गया। सही आप बात। समझ रहे बात नहीं? देखिए दोनों मुल्कों के मसाइल, हाँ, कि भाई इधर मोबाइल छीनना, हम कौन से पेरिस में पैदा हुए थे, हाँ, सही बात। और पेरिस में कौन से कोई वो दंगे नहीं चल रहे। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि ये कहना कि यार आजकल मोबाइल छीनते हैं, आजकल नहीं छीन रहे, हमेशा से छीनते हैं मोबाइल, और फायरिंग वहाँ आजकल नहीं हो रही, हमेशा से हो रही है। लेकिन हाँ, मोबाइल छीनने का उधर कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर मोबाइल छीनने का। तो दोनों जगह की अपनी अपनी बुराई है। हमारे देखिए, हमारा एक वाकया हुआ था, कितना अफसोसनाक, वो जो पेशावर जो स्कूल का था, हिला के कितना रख दिया। सैड यार, आज तक हमारे लिए वो हमारे लिए 9/11 है, कितना बड़ा बेंचमार्क है, क्योंकि हम लोगों के लिए एबनॉर्मल है स्कूल में फायरिंग। सही बात है, कितनी बड़ी बात है, सही है ना, कितना। लेकिन वहाँ पर ये खबरें नॉर्मल चल रही होती, नॉर्मल चल रही होती, आज ये हो गया, आज वो हो गया, फलाना हो गया, शूटिंग का नॉर्मल है। तो फिर अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपके कंटेंट से मैंने देखा, फिर काफ़ी सारी रिसर्च भी की, जैसे आपने कहा ग्रीड पे जो बर्नी मैडॉफ का केस है, जो पॉन्जी स्कीम का केस है। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि फॉर एग्जांपल कुछ हमारे यहाँ हंटर्स पाए जाते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, वो आपको मैसेज करते हैं और पहले देखते हैं कि आपकी हसल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। वो देखते हैं कि आप 10-12 काम एक साथ कर रहे हैं, आप ज़्यादा कॉर्पोरेट वाले बंदे लगते नहीं हैं, आप अपना काम कुछ करना चाहते हैं। सही है। और कुछ फिर आपसे पूछते हैं कि यार कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं, कुछ देखी हैं। अगर आप थोड़ा सा भी उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ यार मैं कुछ देख रहा हूँ अपना काम डेवलप करने के लिए, तो फिर अपना वो मंजन बेचना शुरू करते हैं। सही है। फिर वो कहते हैं कि यार फिर वो मल्टी लेयर मार्केटिंग की तरफ आपको लाते हैं या पॉन्जी स्कीम्स की तरफ लाते हैं। अच्छा, मैं 1-2 दफ़ा शिकार होते होते बचा हूँ ऐसे, और मैंने फिर काफ़ी लोगों को देखा कि सिर्फ मुझे मैसेज नहीं, काफ़ी लोगों को फेसबुक पे आए और उस पर। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया में दोनों में अच्छा खासा चलता है मल्टी लेयर मार्केटिंग। तो जैसे बर्नी मैडॉफ का केस था या जिस तरह के केस थे, अभी भी लोगों को क्या चीज़ें रिकग्नाइज़ करनी चाहिए? क्योंकि मैंने तो 1-2 चीज़ें फ़ौरन उनकी पकड़ ली थी कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी, तो मैंने नेस्ले वगैरह ऐसी कंपनी से काम किया, तो मैंने कहा वो प्रोडक्ट्स हैं कहाँ, नज़र क्यों नहीं आती? नहीं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग है, वो आप ही बेचेंगे जिसको बेचना होगा। आपसे पैसे मांगते हैं? हाँ, पैसे मांगते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं आपको कि ये प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स आपको आगे बेचने और अपने 2 कस्टमर्स और बनाने, फिर वो नीचे 4 कस्टमर्स और बनाएंगे। तो ये मल्टी लेयर मार्केटिंग हो गई ना, और ये अभी भी अच्छी खासी चल रही है मार्केट में। कितने लोग बेवकूफ़ अभी भी बन रहे हैं क्योंकि लोगों ने वो चीज़ देखी नहीं है। जैसे ज़ाहिर है आपका कंटेंट का अभी जो रीच है, काफ़ी लोग तो मज़े चाहिए होते हैं ना, तमीज़ का कंटेंट तो देखते नहीं है। तो अगर वो चीज़ें देखना शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने रिकग्नाइज़ करनी शुरू कर दी थी कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि वो भी बेचारे इस लेवल पे होते हैं कि वो तपे हुए होते हैं कि यार उनके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, और वो डेस्परेट हुए होते हैं। फिर वो अपने आप को डिसोशलाइज भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर जगह वो ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यार इसको बेच दो कुछ। सही है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 1-2 इंडिकेशंस ऐसे बिजनेस की क्या होनी चाहिए, क्या आपको रिकग्नाइज करनी चाहिए कि यू हैव टू स्टेप बैक? अगर आप बिजनेस की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें, अभी जो आपने मल्टी लेयर मार्केटिंग की वाली बात की ना, तो इत्तेफाक से कल ही मुझे मैंने कल कोई करीब यानी हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स जिनका मैंने इंटरव्यू किया कल, सही है। इत्तेफाक से मैंने एक ऐड डाल दिया था, वो मैंने डाला था अपने कॉलेज के लिए, लेकिन लोगों ने फॉरवर्डेड। उसमें एक लेडी का मुझे मैसेज आया कि क्या आप कोई फ्रॉड तो नहीं हो ना? मैंने कहा यार मुझे कोई फ्रॉड बोल रहा है, इसका मतलब मुझे जानती नहीं थी डायरेक्ट। मैंने कहा मेरा प्रोफाइल जिसने आपको मैसेज किया होगा फॉरवर्ड या किसी ट्रस्ट वर्दी ने, तो उससे पहले मेरा प्रोफाइल तो पूछ लो, इसका मतलब ये चीज़ चल रही है। तभी तो उसने मुझसे फ़ौरन बोला कि यार, क्योंकि ऑनलाइन जॉब थी जो मैंने ऑफर कर रहा था, तो उसने मुझसे बोला कि कोई फ्रॉड तो नहीं, कोई डायरेक्ट मार्केटिंग और लेयर मार्केटिंग वाली तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, ये सारा मामला नहीं है, एक नॉर्मल इंटरव्यू है उसके लिए। तो देखिए, चाहे अगर बिजनेस की बात हो। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं भूल ना जाऊँ, आप लोगों को है ना 1% लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में दिन में कई हंड्रेड्स ऑफ, चाहे वो कॉल्स हों, ईमेल्स हों, फिजिकल लेटर्स हों, घर पे आते हैं प्रॉपर बन के कि हाँ भाई यू अप्रूव फॉर दिस एंड फलाना ढिमकना, ये वो सब। तभी जैसे ही आप नेशनैलिटी नहीं, सिर्फ ग्रीन कार्ड ही अगर आपको मिले ना, तो उसके साथ एक लेटर आता है कि भाई फ्रॉड्स आर गोइंग ऑन। सही है ना? बैंकिंग फ्रॉड, फलाना फ्रॉड, ई मार्केटिंग फ्रॉड, सेल फोन पे फ्रॉड, हर वक्त आपको, यानी एक मासूम आदमी चला गया ना, 1 मिनट में उसका काम हो जाएगा। आपने सिर्फ किसी लिंक पे क्लिक करना है और आपके सारे अकाउंट हैक होने वाले हैं। या आपने कोई एक कॉल रिसीव किया, कोई उनको नंबर बताया, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम हो रहा होता है, पर के पूरा दिन चल रहा होता है, स्कैम पूरा दिन चल रहा है उधर। तो इधर अभी कुछ भी नहीं हो रहा, जो गेम उधर हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे ही ग्रीन कार्ड मिलता है तो एक साथ पर्चा और मिल जाता है कि भाई इससे हमारे मुल्क में एहतियात बरतना, हमारे मुल्क में ये वाला काम बहुत ज़्यादा है, टू मच कर रहे होते लोग। इस सब चीज़ों के पीछे क्या है? वेदर चाहे प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, ग्रीड। ग्रीड।
ग्रीडी है ना कि भाई जहाँ आपने भाई अगर मैं अभी आपको यहाँ बैठ के ऑफर करता हूँ कि भाई मैं आपको है ना मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा यूएस में, आप मुझे वो पैसा दे दो और मैं आपको 25% जो है ना वो रिटर्न दूंगा, तो आप भी सोच आप बोलोगे अरे यार ज़बरदस्त है, ये तो फ़ौरन रिकवर हो जाएगी, या 100% मैं आपको रिटर्न दूंगा, 100% दूंगा। तो पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जब मार्केट का रेट ही 60% चल रहा है तो ये साला 100% ला के कहाँ से दे रहा है। लेकिन लोग ये सब सोचते नहीं है। और देखिए ये जितनी पॉन्जी स्कीम और ये चीज़ें हैं ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ पता क्या है कि इनिशियली रिटर्न दिया जाता है एस्टैब्लिश करने के लिए, ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करने, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एस्टैब्लिश करने के लिए। आज आपके 1 से 2 रुपए हो जाएं, आप फ़ौरन अपनी वाइफ को बोलोगे, फ़ौरन बच्चों को बोलोगे, फ़ौरन रिलेटिव को बोलोगे, बल्कि आपका थोड़ा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो, लोग आके बोलेंगे भाई करते क्या हो, तो वो तो खुद आके पैसे देंगे। वो जो आप बर्नी मैडॉफ की बात कर रहे हो ना, एक टाइम पे रेगुलेटर ने जब उसको कैच कर लिया था ना ऑलमोस्ट, और लोगों को कहा कि टेक योर इन्वेस्टमेंट बैक, लोगों ने रेगुलेटर से कहा रहने दो, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, तुम्हें क्या मसला है, वी डोंट वांट इट बैक, हमें तो ये बंदा बहुत पसंद है, मिसमैच पर्सनैलिटीज। तो एक बहुत बड़ी सबसे अहम चीज़, और देखिए ये सारे फ्रॉड होते हैं किस चीज़ों में, वंस अगेन मोटिवेशन वाली बात, इंसान की ज़रूरत को पहचाने कि ज़रूरत क्या है। इस वक्त अगर कराची शहर में देखें, सब चौकीदार से लेके कल रात को चाय वाले ढाबे से लेके, रात का ही मुझे किस्सा याद है, उधर से लेके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े ब्रांड के जो मालिक हैं मुझे कह रहे हैं हमें अपने साथ अमेरिका ले चलो। इसका मतलब इमिग्रेशन बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसमें बहुत बड़ी गेम हो सकती है, बहुत बड़ी गेम, फ्रॉड हो सकता है बहुत बड़ा। मैं खुद कंसल्टेंट हूँ, मैं करता हूँ काउंसलिंग, ये मार्केट अपॉर्चुनिटी है फ्रॉडस्टर्स के लिए, तो मैं खुद कंसल्टिंग करता हूँ सारी चीज़ों, लोगों को ट्रस्ट होता है तो मैं उनको बोलता हूँ भाई मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, बल्कि अभी मेरा सेशन है, मैं जाऊँगा ना, तो मैं कहता हूँ भाई मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं तुम्हें गाइडेंस दे सकता हूँ सारी चीज़ें, ताकि कोई तुम्हारे साथ गेम ना कर ले। अगर कोई आपको बोले कि यार मैं तुम्हें हरा पत्ता दिला देता हूँ, अरे ऐसा कोई जेब में थोड़ी पड़ा है हरा पत्ता, ऐसे कैसे दिला देता हूँ, मैं तुम्हें वीज़ा दिला दूंगा, ऐसे कैसे दिला दूंगा यार, आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब लोगों की एक ज़रूरत क्या है बहुत बड़ी, यहाँ से निकलना है। सही बात है। तो वो निकलने में तो जिस तरह एयरलाइन का कुछ भी लुटाने के लिए मुल्कों का बेनिफिट है, इस तरह एक फ्रॉडियों का भी तो बेनिफिट है। और अच्छा, फ्रॉडी जितने आप दुनिया में देखें ना तारीख में, वो होते स्मार्ट है। सोचा अगर ये अपनी एनर्जी कहीं और लगा लेते, इनका दिमाग कैसा चलता होता है यार, तो बेवकूफ़ लगते हैं उनके आगे। तो अब देखें सबसे पहली चीज़ क्या, लोगों की ज़रूरत को उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये इस वक्त सारे परेशान हैं, इनको यहाँ से निकालने के लिए गेम करो, एक ज़रूरत। दूसरी ज़रूरत पैसा, उस पर भी बहुत बड़ी गेम होती है, तभी वो सारे ऑनलाइन और ये हम आपको ऑनलाइन सिखाएंगे, ये वो आप इतने तो पैसा कमाने पे 1 मिनट में लोग आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह और इंसान की ज़रूरत क्या है, फॉर एग्जांपल फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्स वगैरह, उसमें लोग बहुत सारे बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, तो पता चला गेम। लेकिन अब मुझे लगता है वो चीज़ें बहुत डल हो गई हैं कंपेयर टू इमिग्रेशन, कंपेयर टू मनी एंड ऑल दैट, सही है ना। इन चीज़ों में थोड़े लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव, तो लोगों को ये ख्याल करने के, लोगों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है ना कि वो ख्याल करें कि यार ये हमारी ज़रूरत है, लोगों को पता है, तो हम कहीं इसमें बेवकूफ़ ना बन जाएं, जॉब के चक्कर में, नए बिजनेस के चक्कर में, इन सब चीज़ों में। और वो एबनॉर्मल दिखा रहे होते हैं और उनको पता है लोग डिप्रेस्ड हैं। लेकिन वंस अगेन ये इधर तो बहुत आसान हो जाएगा ना, जब उस मार्केट में इतना खेल रहे हैं ये फ्रॉडी, उस मार्केट में आप मेरे वो कॉल उठा के देख लें, इतनी स्कैम कॉलें नजर आएंगी, इतना गेम कर रहे होंगे, और पीछे बैक ऑफिस बने हुए इस पूरी चीज़ों के, क्योंकि हम तो कॉल उठाते ही समझ जाते हैं ना कि फिलीपीन से कॉल आ रही है, उसके एक्सेंट से ही समझ आ जाता है क्या है, ये बांग्लादेश से कॉल, बंदे रखे हुए वो प्रॉपर गेम कर रहे होते हैं और चल रही है गेम। फिलीपींस, कीनिया वगैरह ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं, हाँ, उन्होंने बैक ऑफिस में बंदे रखे। आप भी वहाँ यूएस में गेम करनी है, क्योंकि यूएस में ज़्यादा आपको माल मिलेगा ना, किसी के साथ फ्रॉड कर लिया, तो बैक ऑफिस आप पाकिस्तान में बना लो, यहीं पे उनको नंबर दे दो, नंबर यूएस का आ रहा होगा। और वो इतनी बेवकूफ़ी है कि लोग बेसिकली ईमेल्स आती है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ईमेल है, फ़ाद रज़ा साहब, जैसे मैं अफ्रीका में हूँ और मेरे पास एक फॉर्चून आई है और मैं उसको बंटवारा करना चाहती हूँ, ये वो है। या फिर किसी बैंक से ईमेल आ गई, कुछ आ गई। मेरे पुराने ऑफिस में एक दफ़ा बैंक से ईमेल आई थी किसी के पास, उसने कहा देख यार पत्नी कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसको वो थी, तो मैंने कहा भाई इसका ईमेल चेक कर, ईमेल आईडी में ही आपको पता चल जाता है क्या गेम हुआ हुआ है। अगर वो ऑफिशियल ईमेल से आई नहीं है, फिर भी वो बंदा बिलीव कर रहा था नहीं यार ये कुछ है, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, मतलब ग्रीड के सामने लोग अंधे हो जाते हैं, और वो देखते नहीं है, आपकी नीड बड़ी मैटर करती है कभी कभार। और अब जितना वक्त के साथ साथ वो फ्रॉडी हैं वो भी तो स्मार्ट हो रहे हैं, वो भी स्मार्ट हो रहे हैं, वो भी लर्निंग हो रही है, उनका भी डीएनए ज़ाहिर है वो चेंज, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक दफ़ा मुझे ऐसी ईमेल आई थी मेरे कॉर्पोरेट ईमेल पे, कंपनी का जैसे TC था ना, तो वो CT हुआ था, मतलब बीच में पूरे कंपनी के नाम के बीच में, पहचाना ही नहीं गया। मैं सोच रहा हूँ कि यार इस बंदे ने मुझसे शिपमेंट चार उसका ऑर्डर ये कह रहा है, कैसे आई है। मैंने अपने बॉस को ईमेल कर दी, बॉस ने अपने बॉस को ईमेल कर दी कि यार ये कौन सी शिपमेंट की बात हो रही है, तो बाद में पता चला कि वो बेसिकली ईमेल ही गलत है। वो स्मार्टनेस ना, वो और स्मार्ट हो गया, उन्होंने ईमेल के अंदर उसको चेंज करके भेज दिया।
तो ये चीज़ें हैं, लोग नहीं देखते। इसमें ना ड्यू डिलिजेंस की कमी है। और इसमें है ना कि एक ऐसा टाइम भी होता है कि जिसमें बड़ा मसला होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ प्रॉपर्टी लेते हुए, क्योंकि मैं यूएस में ही प्रॉपर्टीज बाय करता हूँ, तो मुझे पता है कि प्रॉपर्टी जब वहाँ बाय कर रहे होते हो ना आप, तो एक आखिरी दिन होता है जिसको कहते हैं क्लोजिंग। सही है। जिसमें बिल्कुल फाइनल होता है कि अब सब कुछ होगा, सही है ना। उस रात फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि उस रात एक दिन पहले आपको वो भेज देते हैं बैंक की डिटेल्स, जो आपका, आप उसको क्या कहें, जो एजेंट होगा या आपका जो, जैसे हमारे यहाँ जाते हैं ना साइन वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह ऑफिस, तो वो उधर से ईमेल आएगी, उसके नीचे बाकायदा डिटेल लिखी हुई होती है कि भाई मे बी यू गेट अनदर ईमेल एंड स्कैम ईमेल एंड ऑल दैट, ये बैंक के नंबर्स हैं, ये चीज़ें, क्योंकि आपको वायर करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। अब सोचें उस रात गेम होती है कि अगर आपको कोई और ईमेल आ गई, और वो स्पेशली आ रही होती है उसी तरह, क्योंकि यूएस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, तो उनको पता होता है कि यार ये फलाना बंदा जो है प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग एन ईमेल, हाँ भाई मुझे व्हेन आई एम गेटिंग इन माय वायर डिटेल्स, ओके यू विल गेट इट बाय टुडे, तो आज आप वेट कर रहे हो, तो अब जैसे ही वो वायर की डिटेल आई, आपने 1 क्लिक अपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, और जब आप सुबह पहुंचे वहाँ, तो बोलेगा भाई कुछ नहीं। मैं तो इतना घबराता हूँ इन चीज़ों से, मैं तो बैंक की जो जेन्युइन ईमेल होती है ना, अब तो उस पर भी क्लिक नहीं करने लगा हूँ, तो मैं तो ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, कॉल करता हूँ। अब मैं इतना ओल्ड स्कूल हो गया, मैंने रिसेंटली प्रॉपर्टी ली थी, तो मैं बाकायदा, मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू वायर ट्रांसफर एनीथिंग, मैं नेक्स्ट डे आऊँगा एंड आई विल कम विद द पे ऑर्डर, विद द चेक, और वो ले लो। उसने कहा सही है भाई, ये बिल्कुल ही बूढ़ा बाबा लगता है। मैं तो इतना भाई घबराने लगा हूँ कि यार कुछ पता नहीं है कि यार ये क्या गेम कर जाएंगे। तो देख रहे हैं, तो सम टाइम एक ऐसा टाइमिंग भी होती है कि उस टाइम पे तो आप एक्सपेक्ट ही कर रहे होते हो ना कि यार, जैसे आप लोग वो शिपमेंट की बात की आपने कि भाई ये तो होना ही है, ये तो होना ही। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पे मैंने अभी आपकी रिसेंटली वीडियो देखी थी जिसमें आप अपीयरेंसेस की बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कोर्ट में कि जज बेसिकली उसका बोलता है कि आप स्काफ उतारो, मैं आपका चेहरा दिखना चाहता हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन दिखना चाहता हूँ। बहुत दफ़ा हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई फाइनेंशियल लेन देन होती है या बिज़नेस की लेन देन होती है, कमिटीज़ बनी हुई है मस्जिद में, मसाजिद में, तो बंदा देखता है कि नहीं यार दाढ़ी वाला बंदा है, नमाजी परहेजगार है, तो उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए आंखें बंद करके। और जबकि मुफ्ती तारिक मसूद भी इसके खिलाफ बात कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। आपकी इसमें क्या राय है कि ये किस हद तक सही है और किस हद तक इसको ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए? सही है, ये भी एक ह्यूमन एलिमेंट है ना। आपने दाढ़ी और मज़हब की बात कर दी, मैं आ जाता हूँ ज्यूइश पे, उस तरफ। वो जैसे अगर वो बर्नी मैडॉफ की बात करें, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, उसने अपने यहूदियों को ही तो लूटा बड़े लेवल पे, क्योंकि वो ज्यूइश जो थे उनके लिए तो बाकायदा बाउंड्रीज बनी हुई थी, वो कुछ बाय नहीं कर सकते थे, वो तो उनको लगता था कि यार अब हमें कौन हेल्प करेगा। तो जिस क्लब में वो था ना, फ्लोरिडा का, जो उसमें ज्यूइश आते थे, तो वो उन्हीं को तो उसने लूट लिया। और उन्होंने बाद में अपने फीडबैक यही दिए हैं कि यार हमने इस पर ट्रस्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह क्या थी कि ये यहूदी था, तो ये हमारा यहूदी भाई था, तो हमने जो है वो इस पर ट्रस्ट कर लिया और ये हमारे साथ गेम करके चला गया। सही है ना। इसका अब ये चाहे आप क्रिश्चियनिटी में देखें, चाहे इस्लाम में देखें, या इसमें, तो लोग अमूमन जो मज़हब से ज़रा करीब होता है, चैरिटीज़ वगैरह दे रहा है, या आपने जैसे अपीयरेंस की बात की, लोग कर लेते हैं ट्रस्ट। ऐसा होता है, मैंने कई ट्रस्ट की इस तरह, और ये पुरानी बचपन की, यानी ज़माना जाहिलियत की अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं ट्रस्ट कर लेता था, सही है ना। फिर मुझे लोगों ने समझाया कि भाई इस तरह ट्रस्ट नहीं होता। मुझे तो अभी तक ये जो आपने कहा ना कि यार अपीयरेंस को देख के, मैं आपको अपीयरेंस की ये दाढ़ी वाली बात तो आपने की, एक तो ये तो एक है ना माशरे का, जैसे उनके लिए मैंने कहा कि वो लोग भी इसी तरह करते हैं कि यार फादर है या ये रोज चर्च जाता है तो ये शरीफ आदमी होगा, सही है ना। अच्छा, मेरे साथ क्या होता था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो अपने पास इंटीरियर से बहुत बच्चा आता था, इंटीरियर सेंस से, सही ना। अपने स्टूडेंट बहुत आते थे, इधर आके रहते थे और पढ़ते। अच्छा, मैं उनकी शक्ल देखूँ ना, मैं शक्ल देखते ही डिस्काउंट दे दूँ। देखें, वो जैसे वो अपने सिंधी एक्सेंट वाले, मेरे बड़े काबिल बच्चे हैं जो सिंधी बच्चे उधर, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदूज भी हैं, सारे बहुत काबिल बच्चे, सही है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने काबिल अच्छे। लेकिन वो जब आते थे ना, तो एक तो उनकी फिजिक मुझे कम लगती थी, उस टाइम मेरी भी कमी थी, पुरानी बात है। होता था यार बेचारा गरीब बंदा होगा यार, इसको पैसे का डिस्काउंट दे दो। तो मैं बगैर देखे, मैं वैसे इतनी ज़्यादा बात नहीं करता। दूसरा, उसके एक्सेंट से मुझे पता चल जाता था ये वो, मैं बोलता था यार ये गाँव, मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं कराची का, वही मैं भी इस गाँव से ना निकला हुआ आदमी कि मैंने वो गाँव देखे हो जाके, बिल्कुल, तो मैं उसको डिस्काउंट दे दूँ। एक टाइम बाद मुझे पता चला, मुझे मेरे भाई ने समझाया कि भाई तू क्या कर रहा है, तो जहाँ देखता है बंदा सिंधी आया इंटीरियर से, वो बोल रहा है ला कोरट ये वो इस तरह के, तू धड़ाम से डिस्काउंट देता है, तुझे पता है कितना अमीर है, उसके बाद कितना पैसा है। और फिर बाद में जब बातें हुई तो पता चला वो तो मेरे लिए तोहफे ऐसे लेके आते थे, और ये सारी, मुझे पता है तो अमीर लोग हैं, इनकी तो बड़ी बड़ी ज़मीनें, इधर आते हैं, अपना घर लेते हैं, उनके साथ कुक रहते हैं, सारी चीज़ें, जैसे वेजिटेरियन आके रह रही है वो।
अरे मैंने कहा यार देखिए मैं किस अपीयरेंस पे जा रहा था कि यार ये तो बेचारे किसान होंगे, ये मेरी पुरानी ज़माने जाहिलियत की बात। सही बात। अब मैं बैठूंगा तो मैं बात करूंगा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव में रह रहे हो या आप किधर रह रहे हो, सही है ना, क्या सर्कमस्टांसेस आपके। तो अपीयरेंस ये ह्यूमन फैक्टर है एक्चुअली, इंसान इसमें गलती कर जाता है। वंस अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें सीखते हो। जैसे मैंने अपनी बात बताई कि मैं सीखा किस तरह कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता, मुझे दूसरों ने बताया कि भाई ऐसा भी होता है कराची के बाद, तो नहीं क्या समझ रखा है सारे गांव वाले गरीब नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसे है लोग, क्योंकि मज़हब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे किसी भी मज़हब की बात कर लें, तो उसमें जो मज़हब के ज़्यादा करीब होता है या उसने ऐसी अपीयरेंस की भी होती है तो लोग अमूमन उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। लोग मासूम भी होते हैं यार, सीधी बात है, और अफसोस होता है कि यार लोग मासूम होते हैं और पीपल प्ले सिंपल। चलें सुभान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर अपीयरिंग, और शॉर्ट नोटिस पे आए भले, लेकिन हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। थैंक यू फॉर द इनवाइट। बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम। बस कोशिश ये है कि अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो हमारा ये सेटअप इंशाल्लाह ऐसे ही चल रहा हो, और आपसे फिर हम 2-3 घंटे की डिस्कशन करेंगे और आप सबसे पहले हमारे पास ही आएंगे। तो बड़ा मज़ा आया, और आई होप कि ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा, क्योंकि सुभान मिर्चा वाला को हम देखते तो रहते हैं, लेकिन जो हमने इनसाइड आउट की बातें की हैं वो बहुत कम मेरा ख्याल से लोगों को सुनने को मिली होंगी। बगैर प्रिपरेशन की हमारी ये बात है, बड़ी कैंडिड, ओपन, ऑनेस्ट, पहली फेस टू फेस हमारी मीटिंग है ये। तो थैंक यू वेरी मच। और ऑडियंसेस के लिए आप उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी वैल्यू डिराइव की होगी इस कंटेंट से। हम इसी तरह की पर्सनालिटीज़ और लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कंटेंट को लाइक कीजिएगा। मैं और सुभान भाई वी आर साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़। थैंक यू। शुक्रिया।